इस वक्तव्य के साथ मैं डॉक्टर पूनम कौशिक पोस्ट लंच सेशन को आरंभ करने जा रही हूँ। हमारे पोस्ट लंच सेशन के जो वक्ता हैं श्री आनंद गौड़ और मिस माया बोहरा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर विजय सोलंकी, प्राध्यापक अंग्रेजी हमारे महाविद्यालय में हैं। डॉक्टर विजय सोलंकी, आप कृपया हमारे दोनों वक्ताओं का परिचय दें। धन्यवाद दीदी। आज के इस नेशनल वेबिनार के द्वितीय सत्र में आप सभी का पुनः से स्वागत है। आपके सत्र में प्रमुख वक्ताओं में प्रथम वक्ता के रूप में मिस्टर आनंद गौड़ और द्वितीय वक्ता के रूप में मिसेस माया बोहरा हमारे साथ मौजूद है। सर्वप्रथम में प्रथम वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद मिस्टर आनंद गौड़ जी का स्वागत करना चाहूंगा और उनका परिचय देना चाहूंगा। वर्तमान में आप इंडियन स्कूल ऑफ सोशल वर्क में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आप मेडिकल एंड साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में HOD हैं। साथ ही गोकुलदास हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ काउंसलर के रूप में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही आप मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में भी आपका कई अच्छा और काफी लंबा अनुभव आपका रहा है। इन्हीं के साथ में मैं हमारे बीच में मौजूद हमारे द्वितीय वक्ता मिसेस माया बोहरा जी का भी मैं परिचय देना चाहूंगा। आप रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं। आप लक्ष्य एंड स्पंदन NGO की फाउंडर भी हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, साइकोथेरेपी और ट्रॉमा में भी आपका विशेष योगदान रहा है। साथ ही आप उमंग किशोर हेल्पलाइन की प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं। आपने इस क्षेत्र में कई अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं, जिसमें से 2002 और 2000 में आपको चाइल्ड एजुकेशन बेस्ट प्रेसिडेंट में जैन समाज के द्वारा आपको प्रतिभा अलंकरण सम्मान से भी नवाजा गया है। 2017 में आपको अखिल भारतीय संस्कार भारती आगरा द्वारा निवेदिता अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो मैं दोनों ही वक्ताओं का हमारे इस महाविद्यालय में इस वेबिनार के द्वितीय सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आप हमें फिर से जो है उद्बोधन के लिए, संचालन के लिए डॉक्टर पूनम कौशिक दीदी को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विजय सर। अब मैं श्री आनंद गौड़ जी से निवेदन करती हूँ, जो एक मेडिकल और साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं। वो अपना वक्तव्य से हमें लाभान्वित करेंगे। वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड फ्रॉम मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव। श्री आनंद गौड़। नमस्कार, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी, कंटिन्यू। नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यूजुअली किसी समय में इसे एक क्राइम के रूप में भी देखा जाता था और आज भी जो है हम इसे एक सोशल प्रॉब्लम के रूप में भी देख रहे हैं। साथ ही ये एक हेल्थ प्रॉब्लम भी है। हेल्थ में भी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम भी है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है। विषय यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को खत्म करने की तरफ बढ़ता है तो ये अपराध क्यों? किसी और व्यक्ति की जान लेना जहाँ बहुत ही मतलब एक अपराध माना गया है, ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति अपनी खुद की जान ले रहा है, उसकी वजह से समाज में, उसके परिवार में एक डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये क्राइम है, खुद की जान लेना भी ये माना गया। साथ ही जब हम इसे सोशल प्रॉब्लम देखते हैं तो ये समाज का लॉस है, सोसाइटी का लॉस है, हमारे देश का लॉस है कि कोई एक व्यक्ति जो सक्षम है इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, बेहतर कर सकता है, वो अचानक चला जाता है। ये एक ऐसा सोशल प्रॉब्लम है जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उसे बचा सकते थे लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। थर्ड देखें, फिजिकल हेल्थ। तो जहां हम लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद बच जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमने ये देखा है हॉस्पिटल में जब ये केसेस आते हैं और उसके कई वर्षों तक भी उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस झेलना पड़ते हैं। जैसे मेरे पास में एक लेडी थे जिन्होंने कभी अपने जीवन में 23 ईयर की एज में सुसाइड अटेम्प्ट करा था और उसके बाद जब वो मुझसे काउंसलिंग सेशन ले रहे थे, वो उम्र थी 48 ईयर्स की,
लेकिन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तब तक भी दुरुस्त नहीं हुआ था, तब तक भी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ही था, क्योंकि वो जो पॉइजन उन्होंने लिया था वो इंटरनली इतना डैमेज कर चुका था। सो ये एक फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम भी है, व्यक्ति जो बच जाते हैं उनके साथ में भी कॉम्प्लिकेशंस बने रहते हैं। साइमल्टेनियसली जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो इसे हम मेंटल हेल्थ का एक ऐसा प्रॉब्लम मान करके चलते हैं कि जरूर वो व्यक्ति जो सीवियर डिप्रेशन में होगा वो सुसाइड की ओर बढ़ेगा। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन काफी हद तक सुसाइड को हम जानते नहीं हैं। ये एक है आत्महत्या, एक है जो जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन में रहा हुआ व्यक्ति ही आत्महत्या करे। आत्महत्या वो व्यक्ति भी कर सकता है जो डिप्रेशन में नहीं है। सो आज का हमारा जो विषय है कि हम आत्महत्या की रोकथाम के लिए जब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है आत्महत्या क्या है उसको समझना। जब हम समझेंगे तब हम उसे रोक पाएंगे। अगर हमारे लिए समझना मुश्किल है और हम बहुत सुपरफिशियल बात करते हैं, हम बहुत ऊपरी सतह पर बात करते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक समस्या है और हमें इसको रोकना है, और कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है वो बहुत कमजोर हो चुका है और वो बढ़ रहा है, हमें उसको समझाना है, उसको रोकना है, ये बहुत सुपरफिशियल बात हुई। सो बेहतर है कि आज हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़े हैं, जिसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं, और वो लोग हैं जो किसी भी कम्युनिटी में अपने एक लीडर के रूप में हैं, कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। तो मैं अपना आज का जो सेशन है वो शुरू कर रहा हूँ। हमने जो आज टारगेट रखा है हमारे सेशन का कि हम बेसिकली सुसाइड के जो टाइप्स हैं, अलग अलग जो प्रकार हैं, उनको समझेंगे। देन देयर आर सुसाइडल आइडिएशन, कुछ ऐसे विचार जो मन में सुसाइड के आते हैं वो कैसे, और वार्निंग साइंस क्या है, हम कैसे उनसे बचने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस बार हम जब सुसाइड प्रिवेंशन का बात कर रहे हैं, सो एक थीम है, एक स्लोगन है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मोर देन 83 कंट्रीज इस पर एग्री हो चुके हैं, और ये स्लोगन है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। हमें उम्मीद जगानी है, कुछ ऐसा करना है, हम कुछ ऐसा करेंगे निश्चित तौर पे जिससे उम्मीद जगे। ये उम्मीद कहाँ जगेगी? मैं सबसे पहले अगर अपने मन में उम्मीद जगा पा रहा हूँ तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिया जब रोशन होता है तभी उसकी रोशनी चारों ओर फैलती है। ठीक इसी तरीके से हमारे परिवार में या हमारे आसपास जो लोग मौजूद हैं, हमें पहले उम्मीदें उनमें जगानी है। विषय ये बनता है कि उम्मीद किस बारे में उम्मीद होगी। उम्मीद होगी खुद के लिए, खुद के जीवन में चल रही समस्याएं, परिस्थितियों को हैंडल कर पाने के लिए। हम हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां बन रही है उसे हैंडल कर सकते हैं। जब यह उम्मीद हमारे मन में है कि हम भविष्य में बेहतर कर लेंगे तो हम टिके रहते हैं। यह उम्मीद कभी हमारे परिवार के बड़े बूढ़े हमें देते हैं, कभी हमारा धर्म जिसे हम फॉलो कर रहे हैं वो हमें देता है, और कभी हमारा आत्मबल हमें उम्मीद देता है कि हम बेहतर करके रहेंगे। सुसाइड के ऊपर जब हम आगे बढ़ते हैं, सुसाइड को समझने के लिए हमें साइंटिफिक वे अपनाना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको खाना बनाना है तो पहले गैस ऑन करना होगा, फिर उसके ऊपर बर्तन रखना होगा, उसके बाद आप उसमें कुछ सामग्री डालेंगे और खाना पकेगा। जब भी हम किसी भी काम को करते हैं तो एक प्रक्रिया होती है। ठीक उसी तरह अगर कोई व्यक्ति सुसाइड की ओर बढ़ रहा है तो उसके पीछे भी एक प्रक्रिया है।
एक ऐसा सीक्वेंस है, ऐसे डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे होकर व्यक्ति अंत में आत्महत्या करता है या आत्महत्या का प्रयास करता है। यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। पहला है स्टेज 1, जिसे कहते हैं सुसाइड आइडिएशन। सुसाइड आइडिएशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें डिप्रेस्ड व्यक्ति खुद ये सोचने लगता है कि शायद आत्महत्या मेरी समस्या का हल है, मेरा परिवार शायद बेहतर तरीके से रहने लगेगा अगर मैं खुद ही इस दुनिया में ना रहूं। आत्महत्या मेरे जीवन में चल रही समस्या का वास्तविकता में समाधान है। ये विचार हैं जो लगातार बार बार उस व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं। अभी तक उसने आत्महत्या के लिए कुछ और नहीं करा है, सिर्फ विचार चल रहे हैं। ध्यान दें, हम सभी का मन किसी न किसी बात से फ्रस्ट्रेट होता है। कभी कभी हमारे मन में उदासी भी जगह बनाती है और कभी हम ये सोचते हैं छोड़ो यार, ये काम तो हमसे नहीं हो रहा है। ये मन के सामान्य विचार हैं। मन में ऐसा होता है। कभी हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार हम तो आज फिर लेट हो गए। कभी हम हमारे जीवन में कुछ चाहते हैं और हमें हासिल नहीं होता है तो हम थोड़े उदास हो जाते हैं। और कभी कभी हमें जीवन में निराशा लगती है कि हम इस काम के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। सामान्य रूप से हमारा मन इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देता है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब ये प्रतिक्रियाएं मन में लंबे समय के लिए घर बना लेती हैं और ये प्रतिक्रियाएं लगातार चलने लगती हैं, मन फ्रस्ट्रेट होने लगता है सुबह से शाम तक के कामों में, या फिर हमारा मन उदास रहने लगता है जो कुछ भी हमें रिजल्ट हमारे लाइफ में मॉर्निंग टू इवनिंग में मिल रहे हैं उससे, या फिर हमारे मन में एक उदासी जगह बना लेती है और वह आशा की किसी किरण को आने ही नहीं देती है। बिल्कुल निराशा महसूस होती है कि कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता है। अगर मन की ये स्थिति है तो वह मन बहुत ज्यादा दुखी होगा, वो मन बहुत ज्यादा पेन में होगा। हम इसे कहेंगे इमोशनल पेन, हम इसे कहेंगे साइकोलॉजिकल पेन। ये साइकोलॉजिकल पेन व्यक्ति को रिपीटेटेड ऑब्सेशनल थॉट, पेनफुल थॉट में उलझा देता है। वो निकल ही नहीं पाता इस स्थिति से। और यहीं पर जब एक सुसाइड का आइडिया आ जाए कि अगर ये सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि जीवन में सब कुछ बिगड़ चुका है, ये सब कुछ ठीक करना है तो इस जीवन को ही छोड़ दिया जाए। ऐसी स्थिति में अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने आप को पाता है, अपने आसपास किसी व्यक्ति को पाता है, तो क्या करना है? इस समय में एक वेल ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ काउंसलर आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे किसी और चीज की यूजुअली जरूरत नहीं होती है। अगर थॉट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो तो मेडिकेशन की जरूरत है, तो मेडिसिन की भी जरूरत है। अगर थॉट सिर्फ कुछ 3-4 दिन से 8 दिन से परेशान कर रहे हो तो बेहतर है कि हम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के थ्रू जाएं और खुद को ठीक कर लें। यहाँ तक स्थिति काफी कुछ व्यक्ति के खुद के हाथ में है या उसके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके हाथ में है। लेकिन अगर स्थिति ये हो जाए कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम सुसाइड आइडिएशन बोलते हैं, 2 प्रकार से सुसाइड आइडिएशन या सुसाइड के ये जो आइडियाज है वो आ सकते हैं। इनको डिवाइड करा जाता है एक्टिव सुसाइड और पैसिव सुसाइड आइडिएशन। पैसिव सुसाइड आइडिएशन एक ऐसा आइडिएशन है जिसमें व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। वो चाहता है इस जीवन से में भी क्या रखा है, वो इस प्रकार के विचारों में उलझता है कि इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है, यह जीवन तो व्यर्थ है, यह संसार व्यर्थ है, इसमें रह के भी कुछ मिलता नहीं है,
सिर्फ इतना ही है, ये पैसिव सुसाइड आइडिएशन है। अगर यहाँ पर व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर ले और ये जो अनिच्छा हो रही है जीवन जीने की, इससे खुद को बाहर निकाल ले, सो एवरीथिंग इज विल बिकेम नॉर्मल, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता है तो पैसिव जो सुसाइड आइडिएशन है ये शिफ्ट हो जाता है एक्टिव सुसाइड आइडिएशन में। एक्टिव एक ऐसा कंडीशन जहां पर व्यक्ति को लगता है कि मेरे जीवन में अब समस्या का समाधान आत्महत्या है और मुझे अब इसका प्लान बना लेना चाहिए, अब मुझे इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब व्यक्ति जिस दिशा की तरफ बढ़ रहा है इसे स्टेज 2 कहेंगे, जहां पे वो प्लानिंग में चला गया। अब वो प्लान बना रहा है, उसके प्लान कैसे होंगे, वो अपने आत्महत्या के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचेगा, उनको खोजेगा, वो दूसरों से बात करने की कोशिश करेगा कि उसके मन में अब बहुत बुरे विचार चल रहे हैं। कई बार कोशिश करता है, कई बार नहीं भी करता है, कभी वर्बल क्लू देता है, कभी नॉन वर्बल क्लू देता है। जैसा सुबह में हमारे एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने हमें बताया, दोनों ही प्रकार के क्लू देता है। व्यक्ति सोचता है ये सब क्लू देते हुए कि मुझे कहीं से मदद मिल जाए और मेरी समस्या का समाधान हो जाए। जीवन में हम जब देखते हैं संसार में लोग हमें मिल रहे हैं, घर परिवार रिश्तेदार दोस्त, ऑफिस में कलीग्स हो गए, सोसाइटी में लोग हो गए, समस्या ये है कि या तो व्यक्ति खुद इतना ज्यादा परेशान है कि वो दूसरों के परेशानी भरे विचारों को ग्रहण ही नहीं करना चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है। ग्रहण शब्द शायद सही नहीं होगा, सुनना ही नहीं चाहता है। किसी व्यक्ति के मन की परेशानी दूसरे के लिए एक बार, दो बार, 3 बार शायद सुनने के लिए काफी होती है, उससे ज्यादा वो सुनता नहीं है। जब व्यक्ति सुनता नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति जो मन से परेशान है उसका मन अकेला होने लगता है, उसे लगता है किसी को भी संसार में मेरी परवाह नहीं है, कोई भी मुझे नहीं चाहता है और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मदद के लिए कई लोगों के पास जाएगा, परिवार में भी, दोस्तों में भी, अननोन लोगों के पास में भी, लेकिन जब उससे वो मदद नहीं मिलती है या मदद मिल रही है लेकिन वो मदद नाकाफी है, ऐसे समय में भी व्यक्ति का मन एक प्लानिंग में चला जाता है, एक योजना बनाने में चला जाता है। यहाँ पर अगर मन में योजना बनना शुरू हो जाए तो इमीडिएटली साइकेट्रिक हेल्प लेनी चाहिए, बहुत सारे जरूरी है। साइकेट्रिक हेल्प जब हम साइकेट्री पढ़ते हैं तो उसमें साइकेट्रिक इमरजेंसीज बताई गई हैं। ऐसी स्थिति, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, जैसे ही कोई क्रिटिकल केयर का पेशेंट पहुंचता है, वो इमीडिएट क्रिटिकली इंजर्ड व्यक्ति पहुंचता है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिसीव करते हैं और फिर उसको किसी वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे ही साइकेट्रिक इमरजेंसी बताई गई है कि अगर व्यक्ति को स्टेज 2 में सुसाइडल प्लानिंग में वो जा रहा है, सो इट्स ए स्टेज ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी। अब इमीडिएटली उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। काउंसलिंग इमीडिएटली वहां पर वर्क नहीं करेगी क्योंकि व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है। सो मूड लिफ्टर्स होते हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि व्यक्ति के मूड को ठीक करती है, थॉट्स को जो है स्टेबल करती है, इमोशन को बैलेंस करती है। तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं इस स्टेज पे मेडिसिन देंगे जिससे व्यक्ति थोड़ा बैलेंस होगा, उसके बाद उनका काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो स्टेज 2 क्रिटिकल स्टेज है, ध्यान रखने वाला बात है। लेकिन स्टेज 2 लास्ट स्टेज नहीं है। स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 आती है। स्टेज 3 बहुत ही खतरनाक स्थिति है। स्टेज 2 में व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है, लेकिन प्लानिंग के बाद इमीडिएटली वो सुसाइड नहीं करता है, वो सिर्फ प्लानिंग स्टेज में है। स्टेज 3 में जो लोग जाते हैं उनका मन ऑटो पायलट मोड में चला जाता है।
हम सब जानते हैं हमारा मन कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। 3 लेयर में डिवाइडेड है। या तो हम जागृत है, चेतन है, अर्धचेतन है, या फिर पूर्ण रूप से अचेतन है। जब हम कॉन्शियस माइंड में कुछ सोचते हैं तो वो बातें हमारे मन की गहराइयों तक भी जाती हैं। अनकॉन्शियस माइंड से जो हम सोचते हैं वो हमारे बिहेवियर में आता है। कैसे? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात को, आवाज को सुन पा रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। अनकॉन्शियस माइंड, अभी आप मेरी बात को सुनते हुए जिस भी पोजीशन में बैठे हुए हैं उस पोजीशन को फाइनलाइज करा है अनकॉन्शियस माइंड ने। तो जब मन में बहुत ज्यादा, कॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, आत्महत्या के, निराशा के, उदासी के, डिसअपॉइंटमेंट्स के बहुत ज्यादा विचार चल रहे होते हैं, तो ऐसे सब विचार अनकॉन्शियस माइंड तक भी शिफ्ट होते हैं। अब अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है? जैसे अभी आप बैठे हुए हैं और आपके बैठने का जो बॉडी पोस्चर है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, इसको भी अनकॉन्शियस माइंड ने फाइनलाइज कर दिया है। अनकॉन्शियस माइंड सही और गलत को नहीं समझ पाता है। उसे जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है वो वैसे ही व्यक्ति के बिहेवियर को डिजाइन करने लगता है। तो बहुत सारा सुसाइड प्लानिंग के या उदासी के, इस प्रकार के बहुत सारे जब विचार जाने लगते हैं तो जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ह्यूमन बिहेवियर को सुसाइड की तरफ गोल डायरेक्टेड डिजाइन करने लगता है। अब व्यक्ति का उठना, बैठना, चलना, किसी से भी बात करना, कोई भी डिसीजन लेना, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, कोई भी एक्शन, रिएक्शन, किसी भी प्रकार का परसेप्शन, एटीट्यूड, हर कहीं पर अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा वो सुसाइड को इनबिल्ड कर दिया जाता है, इन्वॉल्व कर दिया जाता है, और व्यक्ति केवल और केवल उसी दिशा में बढ़ रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे व्यक्ति को देखकर पहचाना नहीं जा सकता है कि आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। रीजन, ऐसा व्यक्ति इमोशनली स्टेबल नजर आता है। स्टेज 3 के व्यक्ति को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत रिलैक्स्ड नजर आता है। वो व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में होता है जिसमें हम कहेंगे कि उसको शायद कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ सामान्य है। इस कारण से जब आपने न्यूज़पेपर में सुसाइड के केसेस का पढ़ा होगा तो कई केसेस में ये आता है कि इनके साथ 6 महीने पहले कोई समस्या थी, अभी तो बिल्कुल सब कुछ ठीक था, अचानक से इन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों करा पता नहीं चल रहा है। सो ये समस्या इस कारण से होती है क्योंकि उसका जो मन है वो स्टेज 3 में सुसाइडल थॉट्स को जनरेट कर रहा है, सुसाइडल बिहेवियर को जनरेट कर रहा है। अब जब हम ऐसी कोई स्थिति में व्यक्ति को देख रहे हैं, हमें यह भी समझना है कि मन में अगर सुसाइड के आइडियाज आ रहे हैं, सुसाइड के विचार आ रहे हैं, ये विचार कितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर हम दुर्कीम का एक बहुत पुराना सिद्धांत है उसको देखें तो दुर्कीम जो है उन्होंने कहा था सुसाइड 4 प्रकार से होते हैं। इन 4 प्रकार में ही 4 कारण जुड़े हुए हैं। अगर इन 4 कारणों पे हम लोग काम कर लें या हमारे आसपास जो व्यक्ति मौजूद है उनसे इन 4 कारणों पे काम करवा लें, उनके प्रति ये काम कर लें, सो निश्चित तौर पे हम बहुत हद तक आत्महत्या होने से, आत्महत्या की दुर्घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। दुर्कीम ने कहा था कि एक प्रकार होता है आत्महत्या का, वो होता है इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड उस व्यक्ति के साथ घटने वाली घटना हो सकती है जो अपने आप को समाज से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहा है। उसके रीजन कई हो सकते हैं, लेकिन जो अपने आप को समाज से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा है, जो खुद को अकेला पाता है, जो समाज से अलग थलग
खुद को देख रहा है, उसे लग रहा है कि बाकी सभी लोग समाज का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो उस समाज का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए खुद को उस ग्रुप में, उस समाज में, उस सोसाइटी में, उस फैमिली में का हिस्सा नहीं समझने के कारण जो कंडीशन बनती है कि ऐसा व्यक्ति जो इगोइस्टिक सुसाइड की तरफ बढ़ रहा होता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, वो लोगों से बात नहीं करता, उसका इंटरेक्शन लोगों के साथ कम होने लगता है। तो जब कभी भी हम हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत अकेला रहना पसंद कर रहा हो, दूसरे या हम जब उसके साथ में जाएं, उससे बात करने की कोशिश करें, तो वो हमें से बात करता है, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में जवाब देके बात को खत्म कर देता है। या फिर ऐसा व्यक्ति हम लोगों के साथ में बैठता है तो वो चुप रहना पसंद कर रहा है। अगर ये 3 लक्षण किसी में दिख रहे हैं, इसका मतलब वो इगोइस्टिक सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है, संभावना है, इसलिए इमीडिएटली अलर्ट होके हमें एक्शन रहने की जरूरत है। सेकंड जो है, दुर्खिम ने बताया अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ये उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज्यादा सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरीके का नहीं है जिसमें वो कंफर्ट फील कर पा रहे हैं, या फिर वो एक ऐसी स्थिति में है जहां पर उनका समाज में इन्वॉल्वमेंट बहुत है, लेकिन वो अपने आप को भूल के उस समाज का हिस्सा बन के जो समाज चाहता है वैसा ही करने लगते हैं। उदाहरण से समझाता हूँ। जब हम देखते हैं कि दुनिया में कहीं पर कोई आत्मघाती हमला होता है, कोई एक व्यक्ति गया और उसने अपने आप को एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया, ऐसे टेररिस्ट अटैक होते हैं। सो ये क्या है? ये बेसिकली किसी सोसाइटी, किसी ग्रुप के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए व्यक्ति अपने आप की वैल्यू को खत्म कर देता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि मेरा जीवित रहना या मेरा खुद का अस्तित्व में होना बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये मान लेता है कि वो सोसाइटी, वो समाज, वो ग्रुप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैं मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही ऑनर किलिंग के केसेस हमने देखे हैं, जब अपने परिवार, समाज के मान सम्मान के लिए कोई व्यक्ति किसी और को मार देता है। वहीं जब इसके विपरीत हम देखें कि मान और सम्मान का बहुत ज्यादा प्रेशर किसी व्यक्ति पे बढ़ाया जाता है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि समाज में हमारी इतनी इज्जत है, और अगर आप ऐसा बिहेव करोगे, समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जाओगे, तो ये हमारे परिवार या हमारे समाज के लिए एक बदनुमा दाग होगा। ऐसे समय में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाता जाता है और हो सकता है कि वो आत्महत्या का रास्ते का चयन करें अगर उसे बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है तो। एक और कंडीशन हो सकती है जब अल्ट्रिस्टिक सुसाइड की हम बात करते हैं, इसमें किसी ग्रुप के स्टैंडर्ड को फॉलो करना। हम सब ने मनोविज्ञान में पढ़ा है कि जब कोई भी बच्चा टीनेज में पहुंचता है तो ही वांट टू बी द पार्ट ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप का हिस्सा बने रहना चाहता है। हम सब में ये बिहेवियर है, हम किसी ग्रुप का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और उस ग्रुप के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अगर हम एक डांस ग्रुप को ज्वाइन कर लें तो हमें डांस नहीं आता होगा तो भी हम डांस सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हम उस डांस ग्रुप का हिस्सा बने रहें। हम किसी बुद्धि जीवियों के ग्रुप को ज्वाइन करें तो हम कोशिश करेंगे कि हम वैसे ही बिहेव करें ताकि हम उस ग्रुप का हिस्सा बने रहें। ठीक इसी तरह अगर यह समझ में आ जाए कि मेरे पास अगर ये मोबाइल होगा तो ग्रुप में मेरी इज्जत होगी, मेरे पास इस तरीके के कपड़े होंगे, ऐसा गॉगल होंगे तो मेरी ग्रुप में इज्जत होगी, और जब वो नहीं मिलता है, जब उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता है व्यक्ति, तो वो जो फेलियर है ग्रुप स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाने का, वो भी सुसाइड का कारण बन सकता है। देन एक फेटलिस्टिक सुसाइड होता है। ये सुसाइड तब होता है
जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दबाव में रखा जाता है, बहुत ज्यादा नियम कायदों में रखा जाता है, ऐसा सुसाइड जो होगा ये इसको हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस का प्रेशर है। परफॉर्मेंस का प्रेशर हम कहेंगे कि एग्जाम में इतना मार्क्स तो आने ही चाहिए, या आप जॉब कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस इस लेवल तक होना ही चाहिए। और तीसरा जो डेंजरस है, अगर आप मेरी बहन हैं तो आपको ऐसा बिहेव करना है, आप मेरे भाई हैं तो आपको ऐसा बिहेव करना है, मेरा पिता ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे फ्रेंड, मेरे जो कोई भी लोग हैं, सो वी आर ऑल हैविंग ए रोल इन आवर सोशल एनवायरनमेंट। जहाँ कहीं भी है वहां पर हमारी एक भूमिका है। उस भूमिका को लेकर के जब परफॉर्मेंस का प्रेशर बनता है तो वो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। तो वो भी फेटलिस्टिक सुसाइड का हिस्सा हो सकता है। ओवर डिसिप्लिन, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रखा जा रहा है, खाना खाते वक्त एक भी चावल का दाना जमीन पे गिरा तो ये क्राइम है, इस तरीके के कोई डिसिप्लिन कहे जाए, सो दैट इज नॉट गुड। देन बहुत ज्यादा सोशल रिस्ट्रिक्शन, जिस समाज में रहते हैं उसने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं कि वो नियम सिर्फ उसी समाज के रहने वाले लोगों पर लागू है, और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम से सफर करना होगा। फोर्थ है एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड वो होता है जब अचानक से और अनएक्सपेक्टेड, हम कहें अनएक्सपेक्टेड चेंज लाइफ में आ जाता है। व्यक्ति अनएक्सपेक्टेड चेंज के लिए कभी तैयार नहीं है, और वो स्थिति बनने पर हो सकता है फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना हो जाए कि व्यक्ति आत्महत्या की ओर बढ़े। ये हो सकते हैं किसी बिलव्ड व्यक्ति की डेथ हो जाना, ब्रेकअप होना जिसमें इमोशनल रिलेशन टूट जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाना, जॉब का चले जाना, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाना जिसकी में सोशल इमेज जो है वो व्यक्ति की बुरी तरह से डैमेज हो गई हो। जब ऐसी स्थितियां बन रही हो तो व्यक्ति के लिए खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसे ये लगता है कि अगर मैंने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया तो मेरी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। जहां हम दुर्खिम के 4 सिद्धांत को देख रहे हैं, वहीं एक स्थिति ये भी है कि हम देखते हैं कुछ लोग सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और ये जो लास्ट स्टेज है जिसमें हम कह रहे हैं कि सडन लॉस हो गया है, एकदम से लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ गया है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। सुबह में सहगल मैडम ने एक पॉइंट कहा कि हम देख रहे हैं आजकल कि बहुत छोटी छोटी बात पे भी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे भी लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि व्यक्ति का मन पहले से ही बहुत ज्यादा तनाव और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। तो ऐसे समय में हमारे लिए ज़रूरी है कि हर दिन हम मेंटल हाइजीन जो प्रैक्टिस है उससे फॉलो करें, और हर दिन हमारे मन को बेहतर करने का प्रयास करें। आज का जो सेशन है उसमें जो मुझे टॉपिक दिए गए थे उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर रंजना सहगल मैडम को, प्रिंसिपल कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, और त्रिवेदी सर को, और सभी टीम मेंबर्स कस्तूरबा ग्राम से जो हैं, और आप सभी जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन करा और मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद सर। आशा है मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। सर के वक्तव्य के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ माइंड वी कैन विन वर्ल्ड। ये गुरबानी का एक शब्द है, मन जीते जग जीते। जब हम अपने मन पर जीत हासिल करते हैं तो हम दुनिया पे भी जीत हासिल कर सकते हैं। सर का ये वक्तव्य बहुत ही बढ़िया रहा, और
जो उन्होंने कारण बताए हैं सुसाइड करने के, बहुत विस्तार से आपने हमको समझाया है उनके बारे में, और आपने उसका सॉल्यूशन भी सुझाया है कि हम अपने मन से ही पहले फ्रस्ट्रेशन और तनाव को हटाएं, मेंटल हाइजीन को फॉलो करें। अब मैं अगले वक्तव्य के लिए हमारी आज की अंतिम स्पीकर माया बोहरा मैम को आमंत्रित करती हूँ। आशा है मैम हमारे साथ जुड़ चुकी होंगी। माया बोहरा मैम जो एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं। मैम आपका स्वागत है, और आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं जो आज हमारे को हेल्प, सपोर्ट एंड रीच आउट, मैडम इस विषय को विस्तार से समझाएंगी कि ये क्या विषय है। निश्चित ही ये हमारी मेंटल हाइजीन और सुसाइड, हमारे जो मेंटल प्रेशर्स हैं, जो तनाव है, उससे जुड़ा हुआ है। मिस माया बोहरा, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुछ टेक्निकल इशू शायद मेरे साथ भी हो रहा है, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही। मेरी आवाज आज तक आप तक आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है। जो नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो मैं रंजना जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये जो विषय आज इन्होंने चयन किया है कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट ने, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मैं हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर बात होना अत्यंत आवश्यक है, और बात कंस्ट्रक्टिव वे में होना बहुत जरूरी है, जो कि आज रंजना जी ने किया है। पूरे दिन भर का ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, और लोगों को, हम सबको एक अवसर दिया है कि हम सब अपने अपने जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में हम बात करें, या जो ये मुद्दा है जिस पर हम बात जरूर करते हैं। मन बहुत दुखता है जब भी ऐसी कोई घटना सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन हेल्पलेस रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। ये मेरे ख्याल से खाली मेरी व्यथा नहीं, ये हम सबकी व्यथा होगी यहाँ पर। तो मैं बात को शुरू करने से पहले, मैं, रंजना जी ने जैसे मुझे आदेश दिया था, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूं, और उसके बाद सुसाइड के लिए जो सपोर्ट हमको कैसे प्रोवाइड करना है, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है वो हम कैसे करें, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगी। राइट, सबसे पहले आज सुबह से आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो मैं आप सबसे एक इंटरेक्शन चाहती हूँ छोटा सा, कि मुझे कोई एक या दो जना बताए कि मेंटल हेल्थ क्या है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। प्लीज आप लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए और मुझे बताइए आप लोग कि क्या है मेंटल हेल्थ। मैम, मैं जितना जानती हूँ मैं बात करती हूँ आपसे। हाँ जी, जी पूनम जी। मैम, ये हम इसको ऐसा समझते हैं, मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है एक इंसान की जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान सकता है। वंडरफुल। जो अपने स्ट्रेस हैं, जो तनाव है, मतलब पूरी जिंदगी भर में हम लोग बहुत सारे तनावों से गुजरते हैं और गुजर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। उनका जो है उसको फेस करने की हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वंडरफुल। और मतलब हम खुद के लिए भी कंस्ट्रक्टिव हो, अपने भी काम कर सकें, अपनी फैमिली को भी देख सकें, और साथ में हम सोसाइटी के लिए भी कंस्ट्रक्टिव हो सके। वंडरफुल, वंडरफुल। ये WHO की डेफिनेशन है पूनम जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको बताया है। मैं जरा सा और ऐड करूंगी इसमें कि व्यक्ति अपनी भावनाओं का प्रबंधन कुशलता से करे। ये जितना भी खेल है ना, अपना खेल शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि भावनाओं का जो अतिरेक हम हर दिन महसूस करते हैं, ठीक है, कभी हमको दुखी महसूस होता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं। तो इन भावनाओं का जो प्रतिदिन औसतन जो रिसर्च कहती है व्यक्ति एक दिन में 8 या 8 से अधिक भावनाएं महसूस करता है, उन भावनाओं का प्रबंधन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बहुत कुशलता से कर सकता है। राइट। और चूंकि अब भावनाओं की बात मैं कर रही हूं तो मैं इस चीज पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसे बाकी सारी भावनाएं हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, अवसाद,
ठीक है, गिल्ट, खेद, ये जैसी भावनाएं हैं, वैसे खुशी भी एक भावना है, जॉय, प्लेजर, ये भी भावनाएं हैं। तो हम जो हर समय मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसकी थोड़ी सी और हम व्याख्या करते हुए भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में और थोड़ा सा मैं डिटेल में जाते हुए कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो प्रत्येक भावना का प्रबंधन बहुत कुशलता से करता है। यानी कि ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो हर समय वो खुशी रहे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है अभी हमारे साथ कि हम हर समय खुश रहना चाहते हैं और खुशी के पीछे दौड़ लगाना चाहते हैं, और यही दौड़ हमको न जाने किन अंधेरी गलियों में घुसा देती है। वो इसलिए कि हम जो छोटे छोटे आहा मोमेंट्स होते हैं जीवन के, उनको हम मिस कर जाते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीजें इफेक्ट करती है। तो प्रबंधन जो है भावनाओं का, वो बहुत कुशलता से जो कर सकता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। राइट, मैं खुशी की बात मैंने कर ली, और अब मैं एक बात और इसके साथ ही कंटिन्यू उसमें करना चाहती हूँ कि कब हमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाना चाहिए, ताकि हमारी जो समस्या है मानसिक स्वास्थ्य से मानसिक बीमारी की ओर ना बढ़े। यूजुअली हम क्या करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक बीमारी से अटैच करके देखते हैं। मतलब मानसिक रूप से स्वास्थ्य को मतलब है मानसिक रूप से बीमार होना, जबकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें शारीरिक बीमारी होना और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। राइट, तो मानसिक रूप से स्वस्थ हम कौन से ऐसे संकेत है जब हमें लगने लगता है कि किसी हमें मेंटल हेल्थ काउंसलर को अप्रोच करना चाहिए, वो थोड़ा सा हम बात करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो सुसाइडल रिस्क बिहेवियर जो आइडेंटिफाई करके उसको कैसे अप्रोच करें, हेल्प के लिए कैसे अप्रोच करें। यानी कि सबसे पहला फोरमोस्ट साइन होता है कि व्यक्ति की जब अमूमन जो थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से चेंज आ जाए, यानी कि डिविएशन या तो बिल्कुल डल हो जाए या ओवर एक्टिव हो जाए। ठीक है, सोच में अचानक परिवर्तन आ जाए और भावनाओं का अतिरेक जब वो संभाल नहीं पाए, तो ये हमारे लिए पहली स्थिति है जब हमको सचेत हो जाना चाहिए कि हमें किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से तुरंत मिल लेना चाहिए। ठीक है, चूंकि एक टैबू है इसके मेंटल हेल्थ के साथ अटैच्ड कि मेंटल हेल्थ का मतलब मानसिक बीमारी या मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन। हम डायरेक्ट इन दो चीजों से जोड़ के देखते हैं और इसीलिए हम इन चीजों को बिल्कुल शतुरमुर्ग जैसे नजरअंदाज करते हैं। हम पट्टी बांध लेते हैं कि पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, तांत्रिक ने धागा दे दिया तो सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहला साइन है थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना। ठीक है, और ये जो थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग में जो परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं आपके डे टू डे लाइफ की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाने लगे, आप प्रोडक्टिविटी को कम करने लगे। तो हमको ये सचेत, दूसरा बिंदु है जहां हमको ध्यान देना है, सचेत हो जाना है। ठीक है, तीसरा बिंदु है जहां जहां हमें डिसीजन मेकिंग में समस्या आने लगे। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में समस्या आई तो डेफिनेटली किसी मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई संदर्भ है हमारा, ये कतई नहीं है। लेकिन जब ये बार बार ऐसा होने लगे तो हमें अपने आप के लिए अलार्मिंग साइन है कि हमको कहीं किसी हेल्प की जरूरत है। या फिर हमारा कंफ्यूजन का स्टेट कंटिन्यूअस बना रहे, मतलब कंफ्यूजन, डिलेमा का स्टेट हमारे मस्तिष्क में बना रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि कांस्टेंट लो फीलिंग। अब इसको भी हमको थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करना चाहूंगी कि यूजुअली हम इस मेंटल हेल्थ को डिप्रेशन से जोड़ के देखते हैं, डिप्रेस्ड फीलिंग से जोड़ के देखते हैं, या हम कभी कभी उदास भी हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है उदासी में और डिप्रेशन में। उदासी जो होती है टेम्परेरी होती है, बाकी सामान्य फीलिंग जैसे होती है, आती है थोड़ी देर के लिए, आपको परेशान करती है और ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रयास के ये स्वतः ही चली जाती है। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जहां कॉन्स्टेंटली आप एक ही फीलिंग में, एक ही लो मूड या एक ही स्टेट में कंटिन्यूअसली मोर देन 15 और 15 से ज्यादा दिवस तक आप लगातार एक ही स्टेट जो
उसमें रहते हैं तो वो और ज्यादा अलार्मिंग साइन है। जैसा कि आनंद जी बोल रहे थे, वहां पर हमें इमीडिएटली साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत होती है। वहां मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी आपकी उतनी कारागार ढंग से हेल्प नहीं कर पाएंगे जितनी की साइकियाट्रिस्ट हेल्प कर पाएंगे। और साथ में लो फील होना, ठीक है। कुछ ऐसी समस्याएं अगर हम आपस दैनिक जीवन देखने लगे तो इसका तात्पर्य यह है कि उनका आंकलन करना, उनको एक्सेप्ट करना और तुरंत किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करना। अगर हम टाइमली अप्रोच कर लें, टाइमली हम हेल्प ले लें, तो शायद किसी बहुत बड़ी समस्या से हम अपने आप को वंचित कर सकते हैं, अपने आप को सेफ कर सकते हैं। और हम अपने आप के साथ साथ ये सब चीजें हम अपने आसपास में भी, अपने मित्र जनों में, अपने परिवार जनों में, अपने समुदाय में हम ये सब चीजें रोज देखते हैं। अगर हम उनको भी सही ढंग से गाइड कर पाए, उनका मार्गदर्शन कर पाए, तो ये हम एक के साथ कईयों को हम हेल्प पहुंचा पाते हैं। हम अपने साथ साथ हम दूसरों को भी हेल्प पहुंचा पाते हैं। अब मैं आती हूँ जो आत्मघाती प्रवृत्ति की बातें आज सुबह से चल रही है। आत्महत्या की रोकथाम के विषय में काफी सारी बातें हुई है, वार्निंग साइंस के बारे में हमने बातें की है। तो मैं इसके ऊपर वापस से एक बार आत्महत्या, आत्मघात, इस संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगी। और बात करने से पहले मैं जरूर आपको ये बताना चाहती हूँ कि वार्निंग साइंस पे आपने बात की है, बहुत डिटेल में प्रथम सेशन में वार्निंग साइन पे बात हुई है, ठीक है। और वार्निंग साइंस बेसिकली क्या होते हैं? वार्निंग साइंस होते हैं क्राई फॉर हेल्प। ये जितने भी वार्निंग साइंस आपको मिलते हैं, आप देखते हैं आसपास में, अपने जनों में, अपने परिजनों में, मित्र जनों में, समाज में, आसपास में, ये सारे साइंस है क्राई फॉर हेल्प। ये आपसे जो साइन डिस्प्ले करके हमसे, आपसे ये लोग मदद की गुहार करते हैं। और हम मदद क्यों नहीं कर पाते सही समय पे? क्योंकि हमारा ऑडियो वीडियो खुला रहता है क्या? पहली चीज ये है कि क्या हम उनका अपना ऑडियो वीडियो खुला रखते हैं? पहला सवाल अपने आप से पूछने का ये है। दूसरा सवाल अपने आप से पूछने का ये है कि क्या मैं, अगर मेरा ऑडियो वीडियो खुला है तो मैं उसको मदद कैसे पहुंचाऊं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं मदद कर सकता हूं किसी की भी? ये दो चीजें हैं जिस पर हमको बात करनी है और सोचना है। और यूजुअली जब भी मैं अखबारों में पढ़ती हूँ या जब मैं आसपास में सबसे बात करती हूँ तो हमारे मन में पहला ही सवाल आता है, जब भी ऐसा कुछ सुनते हैं तब, कि क्यों किया इसने ऐसा? पहला सवाल शायद आता होगा कि क्यों किया इसने ऐसा। दूसरा सवाल आता है कि सरकार क्या कर रही है? जैसा कि आज सुबह सवाल इस पर भी बात हो रही थी कि सरकार का क्या रोल हो सकता है। रोल बहुत अच्छी बात है। सरकार तक पहुंचने से पहले मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति अपने आप को इतना इक्विप्ड कर ले कि मैं क्या कर सकता हूं। जब मैं पर हम बात करेंगे तो मैं से समाज, परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से सरकार। ये सारा काम तंत्र जो है ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा। तो हम अपने आप से पूछे, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ इसके लिए? और जिस दिन ये सवाल अपने मन में आ गया तो यकीन मानिए आप खुद अपना ऑडियो वीडियो खुला रख के जो राइट अप्रोच होती है उसको हम अपनाने की और उस दिशा में हमारा एक प्रथम कदम होगा हमको ये समझने की ओर कि क्या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम क्यों नहीं कर सकते इसके ऊपर मैं जरा सी बात करती हूँ। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए क्या मैं शेयर कर पा रही हूँ क्या? मे बी अगेन यहाँ भी कुछ ग्लिच लग रहा है मुझे। आई एम सॉरी, यहाँ पे भी लगता है मुझे कुछ ग्लिच है जो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, कुछ और ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। हम क्यों नहीं हेल्प पहुंचा पाते हैं? क्या ऐसी वजह है जिसके कारण हम
उन चीजों को देख नहीं पाते जो हमारे आसपास हो रही होती है। वो सबसे पहला है कि कुछ हमारा माइंडसेट ऐसा है इस बात के प्रति, इस शब्द के प्रति, इस एक्ट के प्रति कि वो हमें ओपन नहीं होने देता है। तो वो कुछ मिथ है, कुछ मिसकंसेप्शन है जो हमारे मन मस्तिष्क में घर किए हुए हैं। इसलिए हमारे जो ऑडियो वीडियो यानी कि जो हमारी आंख और कान है, हम उनको उस ढंग से लगा नहीं पाते हैं, और जब हम उसको देख नहीं पाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो हम उनको सही ढंग से हेल्प नहीं पहुंचा पाते हैं। तो वो कुछ मिथ है। वो क्या है, मैं उसको उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि सबसे पहला मिथ है कि जो सुसाइड करने वाला व्यक्ति है वो 100% मानसिक रूप से बीमार है। अभी आनंद जी ने भी थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि मानसिक रूप से हर व्यक्ति जो कमिट करता है वो ये आवश्यक नहीं कि वो मानसिक रूप से किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने को उसको उत्प्रेरित करते हैं, जैसे कि इम्पल्सिविटी, हाइटेंड एग्रेशन, बहुत अतिरेक गुस्सा, ये मोमेंटरी डिसीजन लेने में हेल्प करता है, या और अन्य कई समस्याएं हैं। आपने उन विषयों पर बात की होगी। अगर आंकड़ों को देखें तो 15% जो आत्मघाती कदम है वो मानसिक बीमारी की वजह से उठाए जाते हैं। बाकी के जो समस्याएं हैं वो पारिवारिक समस्याएं, जो रिसर्च कहते हैं सबसे ज्यादा 73% जो है वो कारक पारिवारिक समस्याएं हैं। वहां मानसिक बीमारी होने की कोई गुंजाइश है या नहीं है वो अलग बात है, पर नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरा एक है कि जो लोग इस विषय में बात करते हैं या इस तरीके का अपने स्टेटमेंट्स में, जैसे व्यवहारिक स्टेटमेंट आपने सुने होंगे, वर्बल स्टेटमेंट सुने होंगे कि ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे रहना चाहिए जीवन में, मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो हम ऐसे स्टेटमेंट्स को ऐसा लगते हैं, ऐसा समझते हैं कि यार ये तो पागल है, ऐसी बातें करता है, और हम उसको ये बोल के चुप कराते हैं कि पागल है क्या, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्र इतने वृहद है, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, तुम्हारा इतना अच्छा परिवार है, ऐसी बातें क्यों सोचते हो। हम यह कहकर उसकी उस भावना को, उस सोच को वहां पर सप्रेस कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, और तीसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिसने अपने परिवार में, आसपास में ऐसा कदम उठाते हुए किसी को देखा है तो उसको जीवन का वैल्यू भी पता है, वो दोबारा ऐसा कदम कभी, वो खुद ऐसा कदम नहीं उठाएगा। जबकि ये सरासर मिथ है, बड़ा मिथ है। जैसा कि सेकंड सत्र में मैडम ने बताया था कि ऐसे जैसे प्रकाशित जो न्यूज होती है या ऐसी कोई घटना आसपास होती है और सिमिलर थॉट प्रोसेस मेरे अंदर होता है तो ये थॉट मुझ में भी प्रोवोक हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, हमें सचेत होने की जरूरत है। चौथा मिथ ये है कि जिसने ये प्रयास एक बार कर लिया, बच गया, वो दोबारा कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा क्योंकि उसको वो दर्द मालूम हो गया है। जबकि ऐसा नहीं होता है। रिसर्च जो कहती है जितने सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं उससे 1/3 ज्यादा सर्वाइवर्स हैं जो अटेम्प्ट करते हैं और बच जाते हैं, और जो बच जाता है वो दोबारा ऐसा कदम उठाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और वो ठोस कदम लेके, ये कदम ठोस स्टेप लेके, प्लानिंग से, बहुत सॉलिड प्लानिंग के साथ वो ये कदम उठाता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये मिथ जो है उनको डिकोड करना है हमको। और एक और बहुत बड़ा मिथ है यार, जो ऐसी बातें कर रहा है ना वो सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए कर रहा है, उसको कुछ करना वरना है नहीं, तुम तो ध्यान ही मत दो। लेकिन मेरा यहाँ एक ये मिथ है और मेरा एक इस मिथ पर एक सबसे एक प्रश्न होता है, जब हम अपने जीवन को सुकूनदायक ढंग से जी रहे होते हैं तो क्या कभी भी भूले भटके हमारे मन मस्तिष्क में कभी ये विचार आता है कि ऐसे जीने से तो अच्छा मर जाना, अच्छा है कि मैं ना रहूं। अनटिल अनलेस कोई एजिटेशन मेरे अंदर नहीं हो ये विचार मेरे मन में नहीं आता है। तो जब अगर ये विचार किसी के मन में बार बार आ रहा है तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है, हमें एक राइट अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है। वहां पर ये ध्यान रखना है हमको
और इसके अलावा एक बड़ा मिथ है कि जो इस तरीके की सोच रखता है उसको हम कैसे भी समझा बुझा के रोक सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है, मैंने समझा दिया और वो समझ गया। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसको समझाने के लिए या इसको डील करने के लिए एक स्पेसिफिक हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और अगर हम उसमें ट्रेंड नहीं है तो एटलीस्ट हम इतना जानते हैं कि हाँ ये रिस्क बिहेवियर है और ये एजेंसी है, ये लोग हैं जिनको जो लोग हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प प्रोवाइडर है, तो हम उस तक एक कड़ी बन सकते हैं। तो अगर हम एक कड़ी भी बन जाते हैं तो भी हम सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि किसी एक सुसाइडल आइडिएशन या अटेम्प्ट करने वाले व्यक्ति को अगर आपने सपोर्ट किया है जीवन में वापस से उसी एनर्जी के साथ, उसी स्पिरिट के साथ आने में, तो आपने इनडायरेक्टली 7 लोगों की मदद की है। क्योंकि हमारे एशियन कंट्रीज में एक व्यक्ति अमूमन 7 लोगों से जुड़ा हुआ होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कह रही है। तो आप 7 लोगों की हेल्प इनडायरेक्टली करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। और एक और देखना है कि जिसने ठान ली है सुसाइड करने की, जिसके दिमाग में आ गया है ये विचार, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ये सच है कि 70% सुसाइड से रिसर्च कहती है कि 70% जो आइडिएशन वाले लोग हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हैं, 70% लोगों को हम बचा सकते हैं। 70% सुसाइड्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अब 30% क्यों नहीं किए जा सकते, इसका भी जवाब मैं यही दे देती हूँ। कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती है जहां पर हमारा जोर नहीं होता है। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट ऐसे होते हैं, लाइक इम्पल्सिविटी है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिविटी है, वो ट्रेट है, और एकदम स्पॉन्टेनियस किसी ने कदम उठाया। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों का बहुत जोरदार झगड़ा होता है और झगड़े में दोनों एक दूसरे से ये चाहते हैं कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो बोले अरे मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ। बोले दे के दिखा। बच्ची ने 4थी मंजिल से जंप कर दिया कि ले मैं तेरे लिए जान दे देती हूँ। तो ये इम्पल्सिव एक्शन था, इसको हम नहीं रोक सकते। तो इसलिए हम बिल्कुल ये नहीं माने बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल काउंसलर्स की सब कुछ हम बदल देंगे। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जितना है हम उतना प्रयास करते रहें, ये हमारे हाथ में है। तो इसको हमको देखना है। एक कोई हेल्प नहीं कर पाता है और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और वार्निंग साइंस में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, जितने भी वार्निंग साइंस आपने सुबह से सुन रहे हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, जेस्चरल, बिहेवियरल, जितने भी वार्निंग साइंस है, ये आपको जो सुसाइड अटेम्प्ट करने का या जो विचार जिसके मन में चल रहा होता है, ये कभी भी डायरेक्टली आपको आके कभी भी ये नहीं बोलेगा कि देख अब मैं बस मरने वाला हूं, तूने अगर ये मेरा काम नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। अगर कोई इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं तो ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। लेकिन जो वार्निंग साइंस आपको मिलते हैं, ये बहुत इनडायरेक्ट क्लूज मिलते हैं, छोटे छोटे क्लूज मिलते हैं, जिसको हमको अपना ऑडियो वीडियो खुला रखना है। इस पर भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत बड़े आईटी प्रोफेशनल ने कुछ समय पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था। बहुत न्यूज में काफी लंबे समय तक वो चलता रहा था मामला, ठीक है। अब वो सबके मन में ये था कि भाई इतना बड़ी एमएनसी में काम कर रहा है, इतने हाई पैकेज पे काम कर रहा है और इतना पॉपुलर है अपने सर्कल में, और उसके बाद इसने ऐसे कैसे कर लिया, कुछ पता ही नहीं चला हमको। जब ये पता नहीं चला, पर जब हमने बात करनी शुरू की, परिवार के लोगों की काउंसलिंग जब शुरू की, तो हमें ये समझ में आया कि वो तो बहुत टाइम से सिग्नल दे रहा था। उसके वक्तव्य में अक्सर ये सुन रहे थे परिवार वाले कि बहुत ज्यादा प्रेशर है जिसको अब वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा उसने सारे अकाउंट्स अपने क्लोज कर लिए। एक 37 साल का यूथ सुसाइड कमिट करता है, अचानक सारे बैंक के अकाउंट क्लोज करता है, माता पिता के अकाउंट में ये सारा पैसा ट्रांसफर करता है। माता पिता को ये भी नहीं लगता कि अचानक बेटा क्यों क्लोज कर दिए तूने अकाउंट, सारे इंश्योरेंस, सारे कागज सबको देता है, सबसे मिलता है,
ऑल ऑफ सडन जाके अचानक से सबसे सारे परिजनों से मिलना शुरू कर देता है, छुट्टी ले लेके, कभी चाचा जी के पास जा रहा है, कभी फूफा जी के पास जा रहा है, और सबसे मिल रहा है बच्चा। पर किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ऑफिस से छुट्टी लेके अचानक मिलने के लिए क्यों आ गया। और सबसे बड़ा क्लू ये था कि उसने कुछ पोएम्स भी लिखनी शुरू कर दी थी डिस्पैरिटी पे, कि जीवन का दर्द सहा नहीं जा रहा है अब, ठीक है, संभल नहीं पा रही है चीजें, ऐसे करके कुछ लेख, पोएम्स उसने लिखने शुरू कर दिए थे, जो गाहे बगाहे सोशल मीडिया पे उसने कई बार पोस्ट किए थे। और जिस दिन अटेम्प्ट किया था उसके पहले दिन भी, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स का चलन है हमारे यहाँ पर, हर एक के परिवार के, फैमिली के, क्लोज फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के ग्रुप्स होते हैं, उसने सुबह सबसे अंतिम क्षमा के साथ अलविदा कहकर सभी ग्रुप से एग्जिट किया उसने। उसके बाद भी हमारा ऑडियो वीडियो, हमारा जो ये स्टूपिड बॉक्स है, ये बिल्कुल काम नहीं किया कि बेटा ये क्या है, अचानक क्यों। तो ये जो वार्निंग साइंस है, उसने आके ये नहीं बोला कि मुझे देखो सुसाइड करना है, उसने अलग अलग ढंग से ये साइन आपको बार बार देता रहा था। और ये 70% लोग वार्निंग साइन देते हैं, इसलिए हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए वार्निंग साइंस को बहुत बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान पूर्वक उसको सुने और समझें और क्लोजली ऑब्जर्व करें। ये क्राई फॉर हेल्प होती है। अगर हमने यहां पर हेल्प दे दी तो डेफिनेटली हम एक सुसाइड को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सब वार्निंग साइंस तो हम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा रोल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे बात करें इनसे। हम सब देख रहे हैं, क्या आप मुझसे कोई बता सकता है कि हम कैसे बात करें और कैसे इमरजेंसी को गेज करें, कि कौन सी इमरजेंसी लेवल क्या है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले आनंद जी ने काफी सारी बात की थी लेवल्स की, तो हम उसके व्यवहार से, उसके जो साइंस है, उससे कैसे आकलन करें कि कौन सा लेवल है, इमरजेंसी लेवल क्या और हमको क्या करना है। तो मुझे एक जना को या एक या दो रिस्पॉन्स प्लीज आप लोग दे कि हम वार्निंग साइन देखने के बाद हमारा रोल क्या होता है, हम क्या करें। मैम, Yes, please. वी हैव टू कंसिडर कि ये लोग बीमार हैं, ओके, और इनको बहुत पेशेंटली सुनो पहले, ओके, ऑलराइट, और बहुत ज्यादा फोर्सफुली इनको किसी भी चीज के लिए इंडल्ज नहीं करना चाहिए, और बहुत को प्यार से हर चीज, जैसे बहुत अच्छा खाना बनाओ, उसके पास बैठो, मतलब लव इज द वन थिंग which can the most powerful tool, हाँ जी, हाँ जी, बाहर निकालने। राइट। और कोई रिस्पॉन्स, क्या कोई बताना चाहेंगे, क्या कर सकते हैं हम ऐसे में? हम इमरजेंसी कैसे गेज करें और कैसे बातचीत प्रारंभ करें जब आप किसी को देखते हैं ऐसा? मैडम, मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगी। जी मैम, जी। मैडम, अभी भी मैं थोड़ा बहुत इंडिकेटर मिलना शुरू होता है कि कोई व्यक्ति क्या है, तनावग्रस्त है जी, उसको बिल्कुल प्यार से, प्रेम से, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार करके उन सारी कारणों की जांच करनी पड़ेगी कि क्या कारण है जो व्यक्ति को इतना परेशान। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सही कहा। पड़ेगा, और उन समस्या समाधान के लिए हमको उसके साथ में लेकर जो कारण को परेशान कर रहे हैं, पहले एक्चुअली में हमें उस जड़ तक जाना पड़ेगा। हाँ जी, उसी को साथ में लेकर, जो व्यक्ति परेशान है उसी को साथ में लेकर समस्या हल करना पड़ेगा। तो कुछ हद तक विचारों में परिवर्तन, एक तरह से हम उस राह पे वो निकला है, उस राह से हम थोड़ी देर के लिए उसको मोड़ने के लिए, विचारों में परिवर्तन करने के लिए हम उसको तैयार कर पाएंगे। राइट, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाती हूँ इसी संदर्भ में कि हम बातचीत कैसे प्रारंभ करें और कैसे इमरजेंसी गेज करें, क्योंकि ये कोई हमारे पास ऐसा बीपी यंत्र मापने वाला कोई यंत्र नहीं है जिससे हम ये देख लेंगे कि ये सीवियर है, ये मॉडरेट है और ये लो है।
ठीक है, लो लेवल है इसका, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखें, इस पर हम बात करेंगे और साथ में हम बात प्रारंभ कैसे करें। यानी कि जब आप किसी में वार्निंग साइंस देखते हैं तो क्या हम ऐसे संवाद स्थापित करना शुरू कर सकते हैं क्या कि ए सुनो, देखो ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे में ये दिख रहा है, क्या तू आत्महत्या करने वाली है या वाला है? क्या हम ये बोल के शुरुआत कर सकते हैं क्या अपने संवाद की? नो मैम, ऐसे करने से तो हाँ जी बिल्कुल, सामने वाले को और ज्यादा वो महसूस होगा कि आप मेरी बात समझ रहे, शायद हमें उसकी इमोशनल जो प्रॉब्लम है उसको सुनकर को उसको सॉल्व करना चाहिए। वंडरफुल पूनम जी, ग्रेट, यही बिल्कुल पिन पॉइंट वाली बात आपने कही है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी वार्निंग साइन देखें तो नजरअंदाज नहीं करें उनको, और उसके बाद कैसे हम बात प्रारंभ करें। हमको बात प्रारंभ करने के लिए हमको सिंपल स्टेटमेंट्स हमको ये कहने होते हैं कि देखो XYZ जो भी है, पूनम जी या रंजना जी, देखिए मैंने इन दिनों में कुछ आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन नोटिस कर रही हूं या किए हैं जिसको लेकर मैं कंसर्न हूं, आपके प्रति मेरी चिंता है। तो क्या हम इस विषय में खुलकर बात कर सकते हैं? ठीक है, अगर हम ये स्टेटमेंट उनको बोलते हैं तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि मैं आपके व्यवहार को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही हूं और मैं चिंतित हूं उसको लेकर, ठीक है, और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, ठीक है। अब हम उसको और हम कैसे बात कर सकते हैं, उसी विषय में, जिस विषय में, जिस प्रॉब्लम से, जिस थॉट से, जिस फीलिंग से वो परेशान है, उसी फीलिंग को एक बार उसको एक्सप्रेस करने दीजिए, ठीक है। उसको ट्रस्ट बिल्ड करिए अपने आप पर कि ठीक है, मैं बिल्कुल सुनने को तैयार हूं। और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हमको यही करनी है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन ना होने के कारण या मिसट्रस्ट, मन में ये विश्वास ना हो कि मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम बताती हूं तो इसकी पब्लिसिटी नहीं होगी, तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगी। अगर मेरे मन में यह है कि आप नहीं करोगे, ये ट्रस्ट है, तो ही मैं अपनी बात को कहना शुरू करूंगी। तो हमको सेकंड स्टेप ये होता है कि हमको ट्रस्ट डेवलप करना होता है, यह कहकर कि देखो जो भी मन में है तुम खुलकर मुझसे बात कर सकते हो या सकते हो, और मैं यथासंभव मदद करने की कोशिश करूंगी और पूरी तरह से गोपनीयता रखने का प्रयास करूंगी। अब मैं गोपनीयता रखने का प्रयास करूंगी, ये शब्द इस्तेमाल किया है मैंने। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लिमिट होती है अपनी, कि हम इस लिमिट से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो हमें किसी प्रोफेशनल या किसी दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प की जरूरत होती है। तो हम उसको ये बताते हैं कि जहां तक मैं मदद कर सकूंगी मैं करूंगी, अन्यथा तुम्हारी परमिशन से हम किसी प्रोफेशनल की मदद लेंगे। ये ट्रस्ट बिल्डिंग करने के बाद उसको बोलने का अवसर दें, चाहे वो हमें ऐसा, जैसे कि आज सुबह भी बात हो रही थी कि बहुत छोटी छोटी चीजों पे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। ये हमारे लिए छोटी चीज है, ये हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए छोटी चीज है, जो वो कदम उठा रहा है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। हमको उसके पर्सपेक्टिव से सोचना है, ना कि हमको अपने पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है। जो चीज आपके लिए छोटी है वो किसी और के लिए बहुत बड़ी है, और तीसरे के लिए इतनी बड़ी है कि वो अपनी जान ही लेने पर उतारू हो जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई छोटी बात नहीं होती अपनी जान लेना। अपनी जान लेना मेरी ख्याल से दुनिया का सबसे दुष्कर काम है। एक सुई भी हमारे बदन को चुभती है तो कितनी तकलीफ होती है। ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी पूरी खुद को जीवन लीला समाप्त करता है, तो आप सोचिए कितनी प्लानिंग और कितनी रीजनिंग की जरूरत होगी। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि कमजोर लोग सुसाइड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको हमको देखना है। तो अगेन हम बात करने के लिए हम फिर सेम पर्टिकुलर जो बात, जो थॉट उसको परेशान कर रहा है, चाहे वो आपके लिए कितनी भी छोटी हो, हमको कान लगा के, आंख लगा के, ध्यान लगा के सिर्फ उसको सुनना है। और सुनने की जो प्रक्रिया है वो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग मतलब आप एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव, मतलब आप बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, आई कांटेक्ट आपने मेंटेन कर रखा है, साथ में आप उसके कहे हुए शब्दों को सिर्फ रीफ्रेज कर रहे हैं बीच बीच में।
ये मैसेज आता है कि आप उसको तन्मयता के साथ सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस थॉट को सुनना है, समझना है। कुछ प्रश्न है जो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पुट कर सकती हैं, पर क्वेश्चंस जो आप प्रश्न पूछे वो ओपन एंडेड होने चाहिए। और जब व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो एट ए स्ट्रेच उसी थॉट के विषय में आप अलग अलग प्रकार से उसको प्रश्न पूछकर वेंटिलेशन दे देती हैं, तो उसके यहाँ का दिल का आधा बोझ हल्का कर सकते हैं आप, क्योंकि वेंटिलेशन ही प्रॉपर नहीं मिलता। और दूसरा, जब कोई वेंटिलेट करने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस को हम वहां बताना शुरू कर देते हैं कि हट पागल, ऐसा सोचते हैं कोई, सोचना ही नहीं चाहिए। कमजोर लोग सोचते हैं ऐसी बातें, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए और नहीं चाहिए का कोई रूल अप्लाई नहीं होता। देयर इज नो मस्ट एंड शुड रूल, ठीक है, इस कंडीशन में। तो इस रूल से हमको अपने आप को बचा के रखना है यहाँ पर। और हमको जब बात करते रहना है तो बहुत ध्यान पूर्वक उसको सुनते रहें। और आप रीअश्योरेंस और होप यहाँ जो हम देते हैं ना कि पागल सब ठीक हो जाएगा, आज आपने बोल दिया पागल सब ठीक हो जाएगा, मैंने मान लिया ठीक हो गया, कल फिर मुझे दिखा ठीक नहीं हुआ, तो मेरा आपके ऊपर भी विश्वास उठ गया, अपने ऊपर भी विश्वास उठ गया कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है अब। तो ऐसे कोई अश्योरेंस उस समय नहीं देना है जिस समय आप वेंटिलेशन का प्रोसेस चल रहा हो। तब सिर्फ और सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनना है। पर्टिकुलर उसी घटना जो भी है, जिस थॉट जो भी है, सिर्फ और सिर्फ उसी के संदर्भ में बात करना है। यानी कि परिवार, मित्र, समाज, यहां पर इन सब के विषय में बात करके कोई नतीजा नहीं निकाल पाएंगे हम। तो व्यक्ति विशेष की समस्या को, उसके विचार को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उतनी ही बात उस समय अगर करेंगे और एट ए स्ट्रेच, बिना रोक टोक के, बिना जजमेंटल हुए अगर हम उसको 20 मिनट का मौका दे देते हैं तो आपने 50% काम कर लिया होता है। अब हम ये देखते हैं कि हमको क्या नहीं करना है, ठीक है। यूजुअली हम क्या कहते हैं, सुसाइड को, यानी कि हम माइथोलॉजी से अगर जोड़े तो बहुत करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है। हमारा देवत्व भूमि है, हमारे यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे माइथोलॉजिकल ब्लफ्स और स्टोरीज हम अटैच करके देखते हैं उनसे, जो यहाँ काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो हमको इन चीजों से उस समय बचना है, ठीक है। हम वहां जीवन के उपदेश देने लगते हैं। अगर कोई मेरे पास आता है और मुझसे ये शेयर करता है, जैसे कल की ही घटना बताऊं, मेरी डॉटर पुणे में है और उसके एक मित्र का लिए उसका फोन आता है कि मम्मी वो मुझे ये बोल रही है कि बस अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा तुमने क्या किया? तो बोले मैंने प्लान पूछ लिया उसको। मैं अभी प्लान कैसे पूछना है मैं आती हूँ उसके ऊपर। मैंने उससे प्लान पूछा कि क्या तेरा कोई प्लान है क्या? तो बोला हाँ मेरा प्लान है कि मैं हाथ काट के अपने आप को खत्म करूंगी। तो मैंने उसको कहा तुरंत उसको साथ में बुला लो, अपने घर में उसको साथ रखो, 24 घंटे साथ बने रहो और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करो, राइट। तो हमें इस तरीके से हमको वहां पर इग्नोर नहीं करना है, कोई स्टोरीज नहीं सुनानी है वहां पर, और ना अपनी कोई स्टोरी सुनानी है वहां पर कि हमने तो अरे ये छोटी सी बात है, तेरी उम्र में मैं थी तो मैंने ऐसे किया था। आपकी उम्र, आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपकी सर्कमस्टांसेस, आपके एनवायरनमेंट, आपकी रेयरिंग, सब कुछ डिफरेंट है, सब कुछ भिन्न है उस व्यक्ति से। तो अपने आप को कभी भी किसी से अटैच करके उसको कोई प्रेरणा उसको मोटिवेट करने के लिए ये सब लफ्ज नहीं करेंगे हम, ठीक है। और ये भी हम नहीं करें कि पागल ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना, इतने करोड़ योनियों से जीवन मिलता है, या हम कोई सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं या हम कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज बता रहे हैं, ये वहां पर काम नहीं करती, क्योंकि उस व्यक्ति के उस थॉट को आपने, उस समस्या को डील नहीं किया। जब तक आप उस समस्या को डील नहीं करेंगे तब तक ये मोटिवेशनल स्पीच, स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ये सब काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए उसको पता है उसका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ये भी पता है कि उसके समाज, उसके परिवार वालों के लिए ही वो है। जो हम स्टोरी सुनाते हैं कि परिवार का क्या होगा, इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, वो यही सब सोच के तो ये कदम उठा रहा है। उसको अपने जीवन की भी वैल्यू मालूम है। तो हमें ये काम वहां नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये हेल्प, इस तरीके की हेल्प वहां पर एक्चुअल हेल्प नहीं करती है।
एक्चुअल हेल्प क्या करेगी, आप सिर्फ और सिर्फ उसी थॉट के बारे में हम डिटेल में बात करें और उसको रेडी करें कि ठीक है, हमको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी है और हमें इनको जानती हूँ, ये लोग हैं जो लोग हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से प्रिपेयर करें। अब मैं इमरजेंसी गेज करने वाली बात जो मैं कर रही थी, वो हमको कैसे देखना है, क्योंकि जैसा रोड एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड देते हैं हम, ठीक है, और फर्स्ट एड देने के बाद में डिसाइड करते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट में रखना है या जो कैजुअलिटी में रखना है या रूम में शिफ्ट करना है। वैसे ही आप ये गेज वार्निंग साइंस जब आपको दिखते हैं या जब आपको कोई व्यक्ति आपको आके ये बताता है कि देखो मेरा ना बस अब मन भर गया है और मेरे को ऐसा लगता है कि बस अब नहीं रहूं तो सब ठीक हो जाएगा, जब अक्सर आप बात सुनते हैं तो एक ही सवाल डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ ही आपको पूरे क्लूज दे देगा। आपको डायरेक्ट सवाल हम ये पूछते हैं कि क्या इस समय तुम्हारा कोई इस संदर्भ में कोई प्लान है क्या। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, लेकिन यही सवाल आपको जवाब देगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया मेरी बिटिया का, उसने पूछा था अपनी मित्र से, क्या तेरा कोई प्लान है क्या? उसने कहा हाँ, मैं चाकू से कलाई काट के अपनी जान दूंगी। माने कि प्लान स्पेसिफिक है। अब इसके रिस्पॉन्सेज आप लोग नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं स्लाइड आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूं। रिस्पॉन्सेज लो लेवल क्या होता है, जब हम पूछते हैं किसी को कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या, तो अगर जवाब आता है कि हाँ, कभी कभी विचार आता है मरने का, कभी कभी ख्याल आता है, पर ऐसा कोई प्लान नहीं है, इसका मतलब है लो लेवल है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या काउंसलर उसको हेल्प कर सकता है, ठीक है। लेकिन वही जवाब आ जाता है कि हाँ, सुसाइड के थॉट्स तो अक्सर आते हैं। प्लान मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं एक एग्जांपल देख के बताती हूँ। कुछ समय पहले एक महिला आई थी जो ये बता रही थी, मैंने जब उसको पूछा, बोले कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं रैट किलर खा लूं, कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कलाई काट लूंगी, ब्लेड रखी है मेरे हस्बैंड की, रेजर जो जैसे शेविंग ब्लेड है वो रखी है, कभी मेरे मन में आता है कि मैं रैट किलर खा लूं। तो ये जो वेग प्लान्स होते हैं, लेकिन सुसाइडल थॉट्स कंटिन्यूअस है, वो मॉडरेट लेवल पर है, उन्हें प्रशिक्षित परामर्शदाता के पास भेजने की जरूरत होती है, राइट। और सीवियर लेवल कहाँ है? सीवियर लेवल वाले का जवाब आएगा कि यस, आई हैव प्लान। हाँ, मैंने सोच रखा है कि मैं इस दिन इस समय इस तरीके से कमिट करूंगी। ये है आईसीयू वाले 24/7 केयर वाले लोग। इन्हें हमें बिल्कुल बिना विलंब किए हुए हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आसपास में जो इस पर्टिकुलर इस चीज को डील करने में लिए प्रशिक्षित लोग हैं, साइकियाट्रिस्ट है, उनके पास तुरंत रेफर करें। साथ में परिवार वालों को अलर्ट करना, फैमिली काउंसलर जो फैमिली काउंसलिंग में है या काउंसलर या परामर्शदाता के रोल में जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको परिवार को भी हमको इंडिकेट करना है। अब परिवार को इंडिकेट कैसे करें? उनको हमको ये नहीं बोल देना है कि देखो ये ऐसा करने वाला है। हमको बहुत केयरफुली एम्पैथेटिकली उनको समझाना है कि देखिए इस समय इसकी मनोस्थिति ये है, तो इस समय ऐसी स्थिति में हम इसको अकेला नहीं छोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग 24 घंटे इसके साथ कोई ना कोई बना रहे। ऐसी अवस्था में जहां अकेला हो या ऐसे कोई वेपन घर में हो तो आप सब उसको उठा ले। और घर की केयर ये होती है, घर के इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं। और जब अगर तुरंत साइकियाट्री हेल्प लेते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटलाइज करता है या मेडिकल इंटरवेंशन में डालता है, वो डॉक्टर का टेक होता है। तो इस तरीके से हम इमरजेंसी गेज करें, अपने आप को प्रिपेयर करें सपोर्ट के लिए कि मुझे किस तरीके से सपोर्ट देना है। केस स्टडीज को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। केस स्टडीज बहुत सारी अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, बहुत सारी पुस्तकों में केस स्टडीज दी हुई है। आप केस स्टडीज को अगर पढ़ते हैं तो आपको इंसाइट जरूर मिलती है। और लास्टली, हम बिल्कुल अपने आप को ये नहीं मान लें कि सब कुछ हम कर लेंगे। यही सबसे बड़ी एक परामर्शदाता होने के नाते हमसे बहुत बड़ी चूक हो जाती है कि हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हम ही कर लेंगे। हमारी अपनी सीमा है। एक परामर्शदाता होने के नाते हमको अपनी सीमा को पहचानना है, हमको लिंकेज और रेफरल्स डेवलप करके रखनी है।
लिंकेजेस विथ डिफरेंट जो एनजीओज इसमें काम कर रहे हैं, जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स है, साइकियाट्रिस्ट है, इन सब की एक रेफरल जो है समुदाय संगठन एक बना के, और हम तुरंत केसेस को रेफर करते हैं, ठीक है। और बातचीत करने के दौरान कभी भी बीच में टोके नहीं, उसको कभी रोके नहीं, ब्लफ नहीं करें, जजमेंटल नहीं हो, ठीक है। अगर रोता है, वेंटिलेशन करना चाहता है आंसुओं के जरिए, तो लेट इट बी, उसको रोने से भी नहीं रोकना। यूजुअली रोता हुआ देख के हम बोलते हैं देख बस रोना नहीं, रो के बात नहीं करना, पहले चुप हो जा फिर बात करें, चुप वहां नहीं करना, उसको अलाउ करो, उसको उसके इमोशंस को बाहर निकलने के लिए हमको अलाउ करना है। तो ये एक राइट अप्रोच होती है जिस ढंग से हम प्रिलिमिनरी हेल्प, फर्स्ट एड वाली जो वो हम पहुंचा सकते हैं। और कुछ मैं हेल्पलाइन के नंबर दे रही हूँ। हम लोग मैं खुद एक शिक्षा विभाग के साथ यूएनएफपी, आरएसी फाउंडेशन और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के साथ एक हेल्पलाइन रन कर रहे हैं, जिसका टोल फ्री नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 14425। ये टोल फ्री नंबर है, उमंग किशोर हेल्पलाइन है, लेकिन ये किशोरों के लिए बनी थी, लेकिन अब ये शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, सबके लिए ओपन है हेल्पलाइन। और इस हेल्पलाइन पे सारे परामर्शदाता हमारे प्रशिक्षित है, ठीक है। प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा परामर्श दिया जाता है। लिंकेज, रेफरल, सारी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सारी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। सुबह 8 से रात 8 तक ये हेल्पलाइन चालू रहती है, सिर्फ रविवार की छुट्टी रहती है। तो ये एक हेल्पलाइन है। दूसरी एक हेल्पलाइन नंबर मैं बता रही हूं, मैं यहाँ पीपीटी में नहीं ले पाई। स्पंदन लाइफ मूव्स ऑन करके एक हेल्पलाइन है जो मैं पिछले 2012 में हमने शुरू की थी, सिर्फ इसी विचार से कि मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज के लिए। और ये एक मैं और एक मेरी सहेली, हम 2 लोगों ने शुरू की थी, और आज इसका वृक्ष जो है वट वृक्ष बन के ये उमंग किशोर हेल्पलाइन में परिवर्तित हो गया है। ये अपने आप में भी काम कर रही है और इस तरीके से एक वट वृक्ष बन गया है। तो मेरा इसीलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि हम सब सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। स्पंदन के नंबर आप लोग लिख सकते हैं, मैं नंबर बता रही हूँ 96। मैम मैम जो ये नंबर हेल्पलाइन के नंबर आप दे रही हैं, सब लोग लिख तो लेंगे ही, पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो वेबिनार का है, आप वहां पे शेयर करेंगे तो मैम ये सबको और अच्छे से मिल जाएगा। ओके ऑलराइट। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस ग्रुप पे नहीं हूँ, मैं रंजना जी के साथ शेयर कर लेती हूँ, तो रंजना जी सबके साथ शेयर कर लेंगे। थैंक यू। दोनों हेल्पलाइंस के बारे में डिटेल, और इवन वार्निंग साइंस का फ्लेयर जो हमने बना रखा, पोस्टर जो बना रखा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना हुआ है, मैं वो भी शेयर कर लेती हूँ, तो वो आप लोगों को आगे के लिए भी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। राइट। और इसी के साथ मैं ज्यादा समय मुझे ऐसा लगता है कि जो दायित्व मुझे रंजना जी ने दिया था मैंने उसको फुलफिल किया है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैम, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग? हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये कुछ डिस्टर्बेंस है। यस, ओवर थिंकिंग किसको बोलते हैं? ओवर थिंकिंग, व्हाट इज ओवर थिंकिंग? अननेसेसरी, सॉरी, कुछ ना कुछ विचार, हाँ, कुछ ना कुछ विचार आना। देखिए, सबसे पहले हमको इसका एक जो फैक्ट है वो समझना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज एवरी डे वी रिसीव 60 to 70,000 थॉट्स। ठीक है, 60 से 70,000 थॉट्स जो रिसर्च कहती है 24 घंटे में हमारे दिमाग में आता है। मतलब ये थॉट फैक्ट्री है ना, ये पूरी चालू रहती है 24/7। तो ओवर थिंकिंग का मीनिंग क्या है हमारे लिए, पहले हमको ये समझना है। मीनिंग अगर ये है कि एक थॉट है जो मुझे रिकरेंट है, बार बार परेशान कर रहा है, या जिससे मेरी डे टू डे लाइफ में कोई परेशानी हो रही है ना, उस थॉट को आप आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, जैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे, आई मीन कि एक थॉट है जो मुझे परेशान करता है कि यार ये क्यों दिन भर ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी क्यों डैश, मतलब इस क्यों में आप वो चीज लिखे जो आप क्यों में आती है। अगर उस थॉट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप और उसका एक ऑल्टरनेट थॉट या 2-3 अल्टरनेट थॉट विकल्प उसके ढूंढते हैं जो कि थोड़े हेल्पफुल हो,
ये क्यों प्रोसेस जरूरी है? क्योंकि हमारे माइंड का एक न्यूरो पाथवेज जो है हमारे इसी तरीके से डेवलप्ड है, इसी ढंग से सोचने के लिए ट्रेंड है, ट्यून्ड है। तो उस ट्यूनिंग को हमको बदलने के लिए हमको डेलिबरेटली उस थॉट को लिख के, जो आपके लिए डिस्टर्बिंग है, आपके लिए अनहेल्पफुल है, 70,000 थॉट, 60,000 थॉट आप रिसीव कर रही है, पर सब आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आते और चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, अननोटिसली निकल जाते हैं। लेकिन जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो आप लिख लें, आपको कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको भी आप लिख लें। बस एक ही बार, 2 बार ये पेन और पेपर पे करने की एक्सरसाइज है। और अगर आप चाहेंगे तो इसकी भी शीट में आपको भेज दूंगी कि किस तरीके से आप ऑल्टरनेट थॉट डेवलप करें। और ठीक है, हम थिंकिंग को स्टॉप नहीं करेंगे। लेट मी कंप्लीट दिस, है ना? ओके मैम। मैं ये बोल रही हूँ कि हम एडिशन चाहती हूँ मैं जी, जो पेशेंट है उसको कैसे कन्विंस करें टू कम आउट विद द पॉजिटिव थॉट। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क लगता है मुझे। हाँ, देखिए पॉजिटिव थॉट को अगर हम हेल्पफुल थॉट से रिप्लेस करें तो व्हाट इफ जो आपके लिए पॉजिटिव है वो सामने वाले के लिए पॉजिटिव, ये जरूरी है क्या? नहीं ना। तो अगर हम उसको पॉजिटिव को हेल्पफुल से, क्योंकि हेल्पफुल जो है उसके लिए हेल्पफुल कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, तो पॉजिटिव की जगह हेल्पफुल थॉट अगर हम डेवलप करें और हम ये उसको बताएं कि अगर हेल्पफुल थॉट पर हम वर्क करते हैं, चूंकि ये थॉट अनहेल्पफुल है तो कैसे है, अगर हम इसको डिटेल में उसको बताने में कामयाब हो गए तो आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गॉट माई पॉइंट? थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से मैम के प्रश्नों का जवाब दिया। हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले हमारे बीच में हमारी कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय ट्रस्ट की सचिव आदरणीय श्रीमती सूरज दामोदर दीदी हमारे बीच में हैं और वो अपने विचार हमारे साथ साझा करने चाहती हैं। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी ट्रस्ट की मंत्री श्रीमती सूरज दामोदर दीदी को। जब तक सूरज दीदी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, आप प्रतिभागियों के अगर कुछ प्रश्न हो तो आप स्वागत हैं। Poonam ma'am, I am having a question. Can I go with that? Sure, sir. Okay, I have a question for ma'am. Ma'am, I am Dr. Dhirendra जी, from sir. Ahmedabad, Gujarat. जी sir, yeah. You discuss about the warning signs and very nicely you have described that. But I like Thank to you, sir. share one experience, one real thing happened 2 days back here जी. in Ahmedabad. जी, डॉक्टर जी, योगेंद्र व्यास, एक डॉक्टर योगेंद्र व्यास Yeah. करके बहुत बड़े साहित्यकार थे हमारे, और कम से कम जी. 60 या 70 बच्चे उनके हाथ नीचे से PhD हुए थे। जी जी हाईली इंटेलेक्चुअल एंड हाईली क्वालिफाइड पर्सन, और इतने जी. मृदु भाषी थे, आप जब जी. भी उनसे बात करो, हाँ जी. उनकी और उनकी पत्नी को बीमारी थी, उनकी पत्नी को कैंसर था और उनको किडनी की बीमारी थी। उनके खुद का एक बेटा है जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है जी। अभी 2 दिन पहले उन्होंने सुसाइड किया। जी, अब जी. उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है वो इतने प्लेजेंट मूड में लिखा है। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि अब ये नई डायमेंशन ओपन हो रहा है शायद सुसाइड के इवेंट्स में। उन्होंने लिखा है कि आई हैड एंजॉयड माई लाइफ वेरी नाइसली। जी जी साहित्य के क्षेत्र में कम से कम उन्होंने 40 बुक लिखी है। हाँ जी। मुझे जो चाहिए था मैंने एंजॉय किया है। अब मैं लाइफ के इस स्टेज पे हूँ कि बस अब ये जो मेरी वाइफ को दिक्कत है और मुझे जो दिक्कत है, हम ये दर्द के साथ नहीं जीना चाहते, तो हम राजी खुशी से सुसाइड कर रहे हैं। जी 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 जी। अब ये सिनारियो वी आर नॉट गेटिंग एनी वार्निंग साइन। जी जी। क्योंकि वो उतने अपने वो पुराने घर गए थे जो उनका एंसेस्टर हाउस था, और वहां जाके उन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों ने सुसाइड किया। जी जी जी। तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। जी, मैं आपसे एग्री करती हूँ धीरेन्द्र जी। लेकिन जब वार्निंग साइंस आप अगर देखते हैं, पढ़ते, आपने बात की होगी क्योंकि मैं लेट ज्वाइन कर पाई थी, तो एक वार्निंग साइन ये भी है कि बहुत मंथन के बाद, लंबे एक फेज में रहने के बाद में अचानक व्यक्ति
बहुत प्लेजेंट मूड में आ जाता है जी। अचानक व्यक्ति सारे काम संपादित करने लगता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो एक ये चीज है। दूसरा, हाँ, हम 70% लोग जो है वार्निंग साइंस डिस्प्ले करते हैं। यस मैम, यस मैम, एग्री। ये भी हमको समझना है। यस मैम। ठीक है। और दूसरी चीज है, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो वार्निंग साइंस डिस्प्ले होते हैं ना, दो टर्म्स इन्होंने बताई थी आनंद जी ने, सुसाइडल आइडिएशन। ठीक है, आइडिएशन का मतलब होता है कि पहले दिन से मस्तिष्क में विचार आना शुरू हो जाना, आइडिया आना शुरू हो जाना अपने आप को खत्म करने का। ठीक है। और अटेम्प्ट, आइडिएशन से अटेम्प्ट के बीच का लंबा सफर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा सफर नहीं है कि आज चलो ये फिल्म देख के आते हैं और फिल्म देखने चले गए हम। ठीक है, विचार आता है, उसके बाद बहुत लंबे समय तक मंथन चलता है, प्लानिंग, रीजनिंग, सारी चीजें चलती है, देन एक कंक्लूजन पे पहुंच के अटेम्प्ट तक आते हैं। तो ये सफर 6 महीने से 2 साल तक का भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ये वार्निंग साइन डिस्प्ले नहीं करते हैं। यस मैम, यस मैम, ये करते हैं। इसको हमको थोड़ा सा, हमको अपना ऑडियो वीडियो जो है उस परिप्रेक्ष्य में खोल के रखना पड़ेगा। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। हाँ, सूरज दीदी हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं। मैं फिर से उनको आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय सूरज दीदी, सचिव कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक को। जी नमस्कार ग्रुप के सभी सदस्यों को जो आज इस महत्वपूर्ण वेबिनार के पार्ट बने हैं। इतनी गंभीर, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी इंफॉर्मेटिव जो सेशन चला, ये वास्तव में बहुत ही फायदेमंद है। मैं कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर रंजना सहगल और उनकी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण विषय आज लिया वेबिनार के लिए। सबसे बड़ी बात तो जो बात मुझे लगी वो ये कि कल ही दैनिक भास्कर में न्यूज में आई थी कि एक 12वीं पास छात्रा ने सेकंड राउंड काउंसलिंग में उसको एडमिशन नहीं मिला, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सूरज दीदी की कनेक्टिविटी टूट गई है। हम उनका इंतजार करते हैं, शायद वो हमारे साथ जुड़ जाएं। कि कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट जो है पहले से ही 1944 से ऑलरेडी गाँव की पूरी दुखित महिलाओं के लिए, न ओनली गाँव की, शहर की भी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ये 23 राज्यों में अपना काम कर रहा है। 657 केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को अपनी लाइफ कैसे बनाना है, अपने पांव पर कैसे खड़े होना है, उनकी शिक्षा को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में सतत कार्य जारी है। मैं आज कि जब कभी जहां कहीं आपको कोई पीड़ित, दुखी महिला, लड़की नजर आए तो आप मेहरबानी करके उसको कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट कस्तूरबा ग्राम में जरूर लेके आए। ट्रस्ट के द्वारा संचालित न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के और कोनों में भी कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की शाखाएं हैं। कहीं वृद्धाश्रम है, कहीं हॉस्पिटल है, कहीं स्कूल है, कहीं छात्रावास है, कहीं नर्सिंग है, नर्सिंग चल रही है। जो भी आपको ऐसा लगे कि कोई आर्थिक कारण से, पारिवारिक परेशानी से, अपने परिवार में नहीं रहने के कारण से, मानसिक परेशानी से, यदि वो किसी तरह की हेल्प चाहते हैं तो कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट में कस्तूरबा ग्राम में उनका स्वागत है। हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे कि उनको स्टेबल कर दें और ऐसे जो अनहोनी घटना से हम बचा सकें, और उस दिशा में जो भी हम कर सकें, आप जो गणमान्य नागरिक हैं, जो विषय के प्रवक्ता हैं, जो विषय के जानकार हैं, उनकी सहायता लेके हम उनको फिर से अच्छा जीवन दे सके, ऐसी मेरी कोशिश है। इसी दिशा में मैं काम कर रही हूँ और आपके सहयोग से चाहें तो हम इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सूरज जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सभी को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से दी। अब हम अपने प्रश्न उत्तर का सेशन एक बात जोड़ना मैं भूल गई थी, माफी के साथ बताना चाहूंगी कि एक कोरोना का
कोरोना काल में जिन बच्चियों ने अपने माता को या पिता को खोया है या दोनों को खोया है, पूरी शिक्षा जो जहां तक पढ़ना चाहती है उनको हम पूरी शिक्षा निःशुल्क देंगे, चाहे वह स्कूल की छात्रा हो चाहे कॉलेज की छात्रा हो। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाएं कि जो भी छात्रा पढ़ना चाहती कॉलेज में, स्कूल में, और कोरोना से पीड़ित घर में कोई रहा है और उसके कारण से जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, आर्थिक कोई परेशानी है, उनकी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हम करेंगे। आप सभी इसमें जो सहयोग करेंगे उसका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सूरज दीदी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना अभी हम सबके बीच में प्रेषित करी है। बिल्कुल आशा करते हैं कि जो ऐसी जरूरतमंद छात्राएं हैं वो बिल्कुल हमारे ट्रस्ट के महाविद्यालय में और स्कूल में पढ़ने आएंगी और अपना भविष्य बनाएंगी। अब हम प्रश्न उत्तर का सेशन फिर से शुरू करते हैं। एक मिस्टर भाटी CS जी ने प्रश्न भेजा है, कोई ऐसी गवर्नमेंट नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जो इस दिशा में काम करती है, क्या हमारे वक्ता इसके बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं? निम्हांस करके एक राष्ट्रीय स्मारक, हेलो, निम्हांस बेंगलोर में इस नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट है जो सभी तरह का मेंटल इल लोगों का काउंसलिंग करने का और सभी तरह का केयर करता है। और व्हाट आई फील पर्सनली, इट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया। मैं क्या कुछ और ऐड करूं इसमें? जी मैम, भी कहिए मैम। जी, और ये निम्हांस तो है ही है, निम्हांस के अलावा और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का, टिस का अपना एक पूरा हेल्पलाइन चलता है, iCall करके। आसरा है, मुंबई में ही चलता है, मुंबई का नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। जीवन आस्था करके है, बड़ौदा से गुजरात सरकार के कोलैबोरेशन में चल रहा है। जीवन आस्था हेल्पलाइन चल रही है जो 24/7 काम कर रही है। हमारी जो हेल्पलाइन है, उमंग हेल्पलाइन, वो सुबह 8 से रात 8 तक काम कर रही है। स्पंदन स्पंदन लाइफ मूव्स ऑन है जो मध्य प्रदेश में 24/7 काम कर रही है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। आपको अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट में सभी जो इस दिशा में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, सबकी सूची उपलब्ध है। और यदि आप चाहेंगे तो मैं भी वो सूची आपके लिए उपलब्ध करवा के मैं मैसेज करवा दूंगी। थैंक यू। जी थैंक यू मैम। मैम एक प्रश्न और है, उनका ये पूछने का आशय है कि क्या योग और मेडिटेशन भी ये सुसाइडल थॉट्स को ब्रेक करने में या रोकने में मदद करता है? देखिए, एक सब्जी बनाने के लिए जीरा कितना काम करता है? जीरा फ्लेवर देता है और थोड़ी जीरा फ्लेवर देता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही योग और ध्यान जो है एक फ्लेवर ऐड कर सकता है, लेकिन उस थॉट को पर्टिकुलरली जब तक डील नहीं किया जाए तब तक हम पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं ना, जीरे से पूरी सब्जी नहीं बन जाती है, वैसे ही उस थॉट को अलग अलग ढंग से जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है उसको जब तक डील नहीं कर ले, डील करने के बाद अगर हम उसको उस दिशा में ले जाएं टू प्रिवेंट, तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारा एक मेथड होता है मदद करने का, जिसको हम बोलते हैं केस वर्क, सोशल वर्क में होता है। और अभी मैंने कुछ आर्टिकल्स हैं जो इकट्ठा किए हैं, जिसमें हम हमारी जो हिंदुस्तानी पद्धति से जो हम इन चीजों का उपचार कर सकते हैं, मानसिक जो भी अवस्था है व्यक्ति की उसको सुधार सकते हैं या डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, उसमें अब बाकायदा बहुत सारी स्टडीज आ गई हैं जहाँ योग, मेडिटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यहाँ पे अब हमारे पास डेटा है, स्टडीज है, और उसको हम कंपाइल कर रहे हैं ताकि हम इसको शेयर कर सके, और लोग बाकायदा इस पे बहुत जगह काम कर रहे हैं। स्पेशली हम काफी सोशल वर्कर्स से एक्चुअल इंटरवेंशन को जो है उसके डेटा को कंसोलिडेट करके कुछ आर्टिकल्स है हमारे पास
जो कि बताते हैं कि योग, मेडिटेशन, विपासना, इससे काफी हद तक हम जो हमारी मानसिक अवस्था है या मानसिक हेल्थ है उसको सुधार कर सकते हैं, डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। दूसरा इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे ये भी अब सिद्ध हो रहा है कि जो ये विदेशी पद्धतियां जो है, साइकोथेरेपी है या जो भी हमारी, इवन फ्रॉइड की जो थ्योरी है, बहुत से लोग, राजीव मल्होत्रा के अगर आप लेक्चर्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सब चीजें हमारे वेद पुराण और हमारी पुराना ज्ञान है, पुस्तकें हैं, ये वहीं से ले गए हुए, उन्होंने नए नाम दे इस अपना एक पेटेंट कर लिया, जैसे हल्दी तुलसी पेटेंट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे, भारतीयकरण की बात हो रही है और हमें ये समझ में आ रहा है कि जो जितनी विदेशी टेक्निक्स हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे पुराने एंशिएंट ज्ञान और लिटरेचर से ली गई हैं, उनको एक अलग रूप में धीरे धीरे जो है एक नया जामा पहना के लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, क्योंकि हम भारतीय इन चीजों में कहीं ना कहीं काफी कमजोर रहे हैं। और ये बहुत से दे सकती हूँ, अगर आप उनको सुनेंगे तो होगा गायत्री, ये कहीं ना कहीं भारत से प्रेरणा लेके इन नई थ्योरीज की है। थैंक यू। मैं रंजना जी की बात से सहमत हूँ बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन, योग, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मानसिक बीमारी इससे दूर होगी, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। काफी सारे फैक्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू मैम। हाँ जी, बोलिए मैम, आपका क्वेश्चन पुट अप करिए। हाँ मैम, lack of physical exercises, overuse of devices, overuse of social media, how it's related to mental health? It is directly related to mental health. देखिए, मेंटल हेल्थ जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल है। मेंटल हेल्थ एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल काइंड ऑफ वेरिएंट इन आवर लाइफ। ठीक है, जैसे उसमें फिजिकल एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और जो फिजिकल एस्पेक्ट ये है कि हम एक जगह कन्फाइंड प्लेस में, एक जगह कंप्यूटर के सामने, डिवाइसेस के सामने बैठे रहे, तो इन जो मोबिलिटी है वो हमारी ब्रेक हो जाती है। मोबिलिटी नहीं होती है तो जो हार्मोन्स हमारे हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रिलीज होना कम डे बाय डे कम होना शुरू हो जाता है, तो डायरेक्टली वो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। वैसे ही सोशल इंटरेक्शन, सोशल एस्पेक्ट जो है वो भी मेंटल हेल्थ का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैं अभी मैसेज में देख रही थी कि किसी ने परिवार की भूमिका बहुत बखूबी लिखी है। आई 100% एग्री विद दिस आइडिया कि पहले के जमाने में हमारे पास इंटरेक्शन के बहुत सारे माध्यम थे। फिजिकल इंटरेक्शन मतलब हम माँ, चाची, ताई, बुआ, फूफा, पता नहीं कितने रिश्ते होते थे जिनसे हम अपने मन की बात कह आते थे। अब तो सिर्फ डिवाइस है। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है? दैट इज वन वे नाउ, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये डिवाइसेस है, डिवाइसेस का उपयोग है, इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ये डायरेक्टली हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि आजकल यहाँ पे बहुत भयावह एक जो पिक्चर हमारे सामने आ रही है, जहां हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करके सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंड होते जा रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आने वाले समय में इसका एक बहुत बड़ा खतरा जो ह्यूमंस को फेस करना पड़ेगा। और इस पे बहुत किताबें हैं, बहुत से एक्चुअली इतना कुछ है आजकल तो हमारे पास, जिसे कहते हैं ना अथाह भंडार है, जिसको हम सुनने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। और उस वजह से हमें एक खतरा जो बहुत सामने आ रहा है ये कि हम खुद के दिमाग, खुद के जो अपनी इंटेलिजेंस है उसको यूज नहीं करके हम ये डिवाइसेस की इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। और आने वाले समय में या आने वाली जनरेशन पे एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उस पे बहुत से इंफॉर्मेटिव आजकल हमें वीडियोस मिलते हैं और बहुत से लोग इंटरनेशनल बोल रहे हैं
इंटरनेशनली इजराइल एक है जिन्होंने होमोसेपियंस पे जो किताब अपनी लिखी है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही इस खत पे आगाह किया है और बड़ी सटीक बातें हैं। पर दिक्कत यह है कि उसको जिंदगी में अपनाने के लिए हम लोग आज की डेट में तैयार नहीं है और ये टेक्नोलॉजी पे हमारा डिपेंडेंस जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और ये बहुत बड़ा खतरा है और सब आर्टिफिशियल का है आने वाले समय में, इससे हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा। मैम यहाँ पे मैं भी एक चीज जोड़ना चाहूंगी। हालांकि मैं साइकोलॉजी और आपके साइकेट्रिस्ट फील्ड से नहीं हूँ, पर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जिसको हम मानते हैं कि अगर हम बच्चे को शुरू से बचपन से ही अगर हम उसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ मतलब उसके सभी एस्पेक्ट्स जो है, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, इमोशनल है, ये सब हेल्थ और हाइजीन उसकी डेवलप होती चली जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी हमारी बनी रहती है तो बहुत हद तक हम अपने आप को इन मानसिक बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं। बहुत सारे फायदे होंगे। बिल्कुल पूनम जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% जी। अभी मेरे को लगता है और कोई प्रश्न नहीं है हमारे सामने, तो मैं आभार के लिए हमारे सहयोगी, हमारे महाविद्यालय के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के श्री गोविंद नागौर को आमंत्रित कर रही हूं हमारे पोस्ट स्लम सेशन के दोनों वक्ताओं के आभार प्रदर्शन के लिए। श्री गोविंद नागौर। धन्यवाद दीदी। और इस एक दिवसीय वेबिनार में हम लोग सुबह से ही काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और द्वितीय सत्र भी जो है हमारा समापन की ओर है और इसमें जो हमारे प्रमुख वक्ता रहे हैं श्री आनंद गौड़ सर, उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अवसाद से किस तरीके से बचा जा सकता है और अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो जो मेंटल हेल्थ काउंसलर है उसकी किस तरीके से सहायता ली जा सकती है, इस पर भी उन्होंने काफी अपनी बातें रखी। उसके साथ साथ में जो हमारे द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती माया बोहरा मैडम, उन्होंने भी काफ़ी सार्थक चर्चा अपने वक्तव्य के दौरान की और मानसिक स्वास्थ्य पर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। साथ ही साथ जो प्रतिभागियों की जो जिज्ञासाएं थी उन जिज्ञासाओं को भी उन्होंने बखूबी उनका प्रत्युत्तर उन्होंने दिया है और इसके साथ साथ में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने प्रदान की है। तो मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से जो है धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की ओर से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ में हमारे जो कार्यक्रम को सफल बनाने वाले जो सुधी श्रोता हैं उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, काफ़ी अच्छे उन्होंने कमेंट बॉक्स में बातें भी लिखी है। उसी में से एक को मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि जो हमारे अजय चौधरी जी एक प्रतिभागी के रूप में मैं जो देख पा रहा हूँ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने चैट बॉक्स में लिखी है, मैं उसे पढ़कर सुना देता हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप से तो उससे पूर्णतः सहमत हूँ। साथ में आप सुनेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि ये बात सही है काफ़ी हद तक। उन्होंने कहा है कि हर परिवार में पहले जो दिन प्रतिदिन का जो परस्पर संवाद हुआ करता था उसमें बहुत कमी आ गई है। हर सदस्य व्यस्त है, आवश्यकताएं अलग है, संबंधों में लगाव की कमी है और ऐसी कई स्थितियां हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एक अच्छा संवाद कई मानसिक समस्याओं को कम कर सकता है। निश्चित तौर पर ये इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में व्यस्तताओं के चलते या अन्य कारणों के चलते संवाद की लगातार कमी होती जा रही है और आजकल हम लोग परिवार में भी देखते हैं कि क्वालिटी टाइम हम लोग कहने लगे हैं। परिवार के लोगों के बीच में संवाद के लिए जो समय निकालते हैं उसको भी हम क्वालिटी टाइम बोलने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं संवाद में तो कमी आई है और जब तक ये कमी बनी रहेगी, कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा, तो ये मानसिक स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ सकती है। इसलिए इस पर हमें निश्चित तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं सभी जितने भी हमारे सुधी श्रोतागण हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको सुना और उन काफ़ी अच्छे प्रश्न किए, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके कारण ही ये प्रोग्राम जो है वो सफल हो पाया है। साथ ही साथ
मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर करुणाकर त्रिवेदी और ट्रस्ट की मंत्री महोदया आदरणीय श्रीमती सूरज डामोर दीदी, जिनके मार्गदर्शन में यह आयोजन जो है वो संभव हुआ है। और विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर की कि जितने भी कोरोना काल के दौरान ऐसे जितने भी छात्र या छात्राएं ऐसी जितनी भी छात्राएं हैं जिनके माता पिता जो है कोरोना काल में नहीं रहे, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का जो उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है, उसका मैं दिल से हृदय से स्वागत करता हूँ। बिल्कुल स्वागत योग्य ये घोषणा है, उनका फैसला है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो छात्राएं हैं इसका लाभ ले सके। और इसके साथ साथ में हमारे जो इस प्रोग्राम के सूत्रधार हैं, ये जो वेबिनार हमारा आयोजित हुआ है उसकी जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्राचार्य दीदी डॉक्टर रंजना सहगल मैम, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं के प्रयासों से ये जो कार्यक्रम है आज पूर्ण हो पाया है। और साथ साथ में इस वेबिनार से जुड़े हुए तकनीकी सहयोगी और संचालन कर रही पूनम दीदी, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ साथ में पूरी टीम जो इस वेबिनार के आयोजन में लगी हुई थी, उसको पूरा उनका सहयोग रहा है। इसके लिए सभी का दिल से धन्यवाद और उनके सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर से किसी नए मुद्दे के साथ में किसी सार्थक चर्चा के लिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी का धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। आप सभी को फिर से धन्यवाद। और जो फीडबैक का लिंक है वो चैट बॉक्स में अपलोड कर दिया गया है। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप अपने फीडबैक हमारे को शीघ्र भेजें। और सर्टिफिकेट्स आपको मिलने में थोड़ा समय लगेगा, तो धैर्य पूर्वक उसका थोड़ा सा इंतजार करें। हमें 3 से 4 दिन का कम से कम समय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।